सो हे वीप्स नेक्सस यार, आखिरकार आज मैं लेके आ गया हूँ डार्क मेस का सीजन 3। हाँ भाई, पता है तुम लोगों ने बहुत सब्र किया, लेकिन सब्र का फल मीठा होता है। और अगर किसी ने अभी तक डार्क मेस का सीजन 1 और 2 खत्म नहीं किया है तो भाई तुम लोग क्या कर रहे हो, जाओ पहले उसको देखो, क्योंकि ये सीरीज तो भाई फायर है। ये कहानी है एक डार्क मेस की, जो कि इंसान होके भी इतना ज्यादा पावरफुल हो गया था कि उससे गॉड्स भी डरने लगे, और इसी के चलते उसको 12 गॉड्स ने मिलकर एक वॉइड में सील कर दिया। लेकिन अब वो वापस आ चुका है 12 गॉड्स से उसका बदला लेना है। देखो ये सीरीज तो बड़ी है तो ज्यादा रिकैप तो नहीं दे सकता, लेकिन जहाँ तक तुम लोगों को याद होगा, सीरीज खत्म होने से पहले हमारा डियाब्लो आइसोलेशन ट्रेनिंग के लिए जाता है, और जब उससे वो वापस आता है वो रैंक 9 मेस बन गया था। वो रैंक जिसका जिक्र सिर्फ और सिर्फ लेजेंड्स में ही है। तभी उसके जो नेबर कंट्री होती है वहाँ पे एक बहुत बड़ी वॉर चल रही होती है, जिसके चलते अपनी कंट्री की ओर से जिम्मी वहाँ पे जाने वाला होता है। अब आ गया सो एपिसोड की स्टार्टिंग होती है जिम्मी के ऑफिस से, जहाँ पे उसकी सेक्रेटरी हेरा उसको कोई लिस्ट दे रही होती है। जिम्मी बताता है मैं भी हारमोनिया के लिए निकल रहा हूँ। हेरा इंसिस्ट करने लगती है कि वो उसको भी साथ में ले जाए, लेकिन जिम्मी उसको मना कर देता है। हेरा देखो तुम बुरा मत मानो, मैं ये नहीं कह रहा कि तुम्हारे अंदर किसी चीज की कमी है, बस मैं वहाँ पे अकेला जाना चाहता हूँ। हेरा उसकी बात मान तो जाती है, लेकिन वो अपसेट भी होती है। जिम्मी समझ जाता है कि वो अपसेट क्यों है। वो एक एल्डर को बैटलफील्ड में लड़ते हुए देखना चाहती है। जिम्मी पूछता है वैसे बाकी सब कहाँ है। हेरा बताती है वो सब लोग लैब में है। जिम्मी लैब में जाने लगता है, जहाँ पर लेलन जिम्मी की बुराई कर रहा होता है। वो हम लोगों को सुबह सुबह यहाँ पर बुला लेते हैं, अगर इसकी वजह से मेरी ग्रोथ रुक गई और हाइट बढ़ना बंद हो गई तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। एन कहती है तुमको ज्यादा रूड नहीं हो रहा हूँ, लेकिन वो अभी भी शांत नहीं हुआ होता और जिम्मी की बुराई करता रहता है। लेकिन तभी उसके पीछे जिम्मी आ जाता है। एन उसको शांत कराने लगती है। जिम्मी कहता है नहीं नहीं कोई बात नहीं, इसको बोलने दो। लेन उसकी आवाज सुनकर चौंक जाता है। जिम्मी कहता है ओ तो क्या तुम्हारी बकवास खत्म हो गई। लेन उसको सॉरी बोलने लगता है, लेकिन जिम्मी कहता है प्लैंक पोजीशन, और जैसे वो प्लैंक बनता है जिम्मी उसके ऊपर बैठकर एन की तारीफ करने लगता है। एन तुमने बहुत ही ज्यादा अच्छा काम किया है, तुम्हारी परफॉर्मेंस भी अच्छी है, लेकिन लेलन तुम्हें क्या हो गया। तुम स्टार्टिंग में तो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड रहते थे, साथ मैं समझ चुका हूँ तुम काफी लंबे टाइम से 4th क्लास में अटके हो एंड तुम उसको ओवरकम नहीं कर पा रहे, तुम इसी वजह से फ्रस्ट्रेटेड हो है ना। लेलन कहता है हाँ। जिम्मी बताता है वैसे मैं कुछ महीने के लिए बाहर जा रहा हूँ, और जब मैं यहाँ से चला जाऊंगा तो तुम दोनों को आपस में एक दूसरे की मदद करनी होगी। ये सुनते ही वो लोग जिम्मी से जिद करने लगते हैं कि जिम्मी अपने साथ उनको भी ले जाए, लेकिन जिम्मी उनको पीट देता है एंड कहता है देखो मुझे भी पता नहीं है कि बैटलफील्ड में कब क्या हो जाए, और अगर बैटलफील्ड में मैं तुम लोगों के आसपास नहीं रहूं तो तुम्हारा ध्यान कौन रखेगा। तभी वहाँ पे हेरा भी आ जाती है एंड कहती है अगर ऐसी बात है तो उस टाइम इन बच्चों का ध्यान मैं रखूंगी। जिम्मी कहता है तो क्या तुम्हें वहाँ जाने का इतना ज्यादा मन है। हेरा कहती है हाँ, क्योंकि मैं एक एल्डर को लड़ते हुए देखना चाहती हूँ और उससे कुछ चीजें सीखना चाहती हूँ। सभी लोगों को इतनी ज्यादा जिद देखकर जिम्मी उन लोगों को अपने साथ ले जाने के लिए तैयार हो जाता है। देन तभी सीन चेंज होता है एंड हम लोग देखते हैं बहुत ही ज्यादा बड़े पेड़ को, जिसके नीचे एक लड़की बैठी होती है, और यही लड़की होती है इसिस, फ्रंटियर की लीडर। उसके पास एक बंदा आया होता है, वो उसे कहती है जिन मैंने सुना है हारमोनिया का मास्टर मर चुका है। जिन कहता है हाँ हम लोग काफी ज्यादा लकी हैं, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम लोग काफी जल्दी ही वहाँ की कैपिटल कैप्चर कर लेंगे। इसिस कहती है वैसे मैंने ये सुना है कि हारमोनिया ने सेल्डम से मदद मांगी है। वैसे बेरिल तुम्हें क्या लगता है कि वहाँ से कौन आने वाला है। बेरिल कहता है मुझे लगता है वो जिम्मी होगा। जिन कहता है अगर ऐसा होता है और अगर जिम्मी वेल्टन हम लोगों के रास्ते में आता है तो हमें क्या करना चाहिए। इसिस कहती है सब चीजें तुम्हारे ऊपर है कि किसके साथ क्या करना है, क्योंकि फ्यूचर को कोई भी नहीं देखा है। तभी जिन वहाँ से चला जाता है। इसिस बेरिल से कहती है तुम्हारे जिम्मी वेल्टन के साथ अच्छे रिलेशन है ना, तो अगर वो मारा जाता है तो क्या तुम्हें फर्क पड़ेगा, वैसे वो भी स्ट्रॉन्ग है ना। बेरिल कहता है मैं पिछले 5 साल से जिम्मी से नहीं मिला हूँ और मुझे नहीं पता वो इतने टाइम में कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है, लेकिन मैं उसको जितना जानता हूँ उसके हिसाब से मैं तुम्हें ये चीज तो कह ही सकता हूँ कि अगर वो मैदान में उतरेगा तो हवा का रुख बदल सकता है। इसिस कहती है अगर ऐसी बात है तो मुझे भी अपनी प्रिपरेशन कर लेनी चाहिए, और उसके हाथ में होती है लाइटनिंग ड्रैगन स्वॉर्ड ग्राम। हाँ वही स्वॉर्ड जिसको कि ग्रेमिया के अंदर रखा गया था। देन वो वहाँ से निकल जाती है। तभी सीन शिफ्ट होता है हारमोनिया की कासल में, जहाँ पे उसका किंग शराब के नशे में डूबा हुआ होता है और उसको किसी भी चीजों को होश नहीं होता। किम कहता कि अगर तुमने सेल्डम का मास्टर आ रहा है तो तुम ये चीज मुझे क्यों बता रहा हूँ। उसी के बगल में उसका मार्कस हेल्ड्रम खड़ा होता है और उसी के हाथों में अल्कोहल की बोतल भी होती है। यहाँ की सिचुएशन देखकर हम लोग ये अंदाजा लगा सकते हैं एक काफी बड़ा चांस हो सकता है कि हारमोनिया की हालत का जिम्मेदार ये मार्कस हेल्ड्रम ही है, और यही किंग को मैनिपुलेट करता है। वो उसको अल्कोहल पोर करने लगता है। किंग कहता है मैं यहाँ का किंग हूँ और वो एक छोटा सा मास्टर, तुम ऐसा क्यों ही मिलो। हेल्ड्रम कहता है मैं जानता हूँ आप इस चीज से खुश नहीं है, लेकिन फिर भी आपको उससे मिलना ही होगा।
क्योंकि हम ही लोगों ने उसको बुलाया है ताकि वो हमारी मदद कर सके, क्योंकि सर क्रिल के मरने के बाद हमारे पास सिर्फ और सिर्फ यही एक रास्ता है। किंग को कुछ भी होश नहीं होता कि क्रिल कब मरा या उसके देश में क्या चल रहा है। बस सेल्डम जैसा ऐसा बोलता जाता है कि उसकी हाँ में हाँ मिलाने लगता है। वहाँ पे काफी सारे एडवाइजर भी बैठे होते हैं जो कि किंग की इस हरकत की वजह से बिल्कुल भी खुश नहीं होता है, और उनमें से एक एडवाइजर तो बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेट भी लग रहा होता है। हेलम कहता है, वैसे किंग आप क्या सोचते हैं, हम लोगों को वेल्टन जूनियर को अपने साइड ले लेना चाहिए है ना, क्योंकि वो हम लोगों के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद साबित होने वाला है। वैसे भी बच्चों को पागल बनाना बहुत ही ज्यादा इजी होता है। हम लोग उसको एक ग्रैंड ड्यूक का स्टेटस ऑफर करेंगे जिससे वो हमारी बात मान जाएगा। तभी वहाँ पे जो एडवाइजर होता है वो इस चीज की वजह से चढ़ जाता है। उसका नाम होता है नियो। नियो कहता है, ये बहुत ही ज्यादा डेंजरस हो सकता है। जिमी वेल्टन वैसे भी वेल्टन हाउस होल्ड का फर्स्ट बॉर्न चाइल्ड है, तो फिर आखिरकार वो हारमोनिया में क्यों ही इंटरेस्टेड होगा, और अगर ये डील फेल हो जाती है एंड इसके बारे में किंगडम ऑफ सेल्डम को पता चल जाता है तो हम लोग काफी बड़े खतरे में पड़ सकते हैं। हेलम कहता है, तो तुम कहना क्या चाहते हो, मैं गलत हूँ? नियो कहता है, अगर यही सब कुछ चलता रहा तो हमारे जो बचे कुछ सिटीजन्स हैं वो भी खत्म हो जाएंगे। हेलम कहता है, यहाँ पे जो भी इम्पोर्टेंट है वो है किंग, कंट्री के नोबल्स और मैं, और वैसे भी कीड़ों की किसको ही परवाह है। नियो गुस्से में कहता, तुम्हारे इन्हीं सब डिसीजंस की वजह से पूरी कंट्री तबाह हो गई है। किंग मेरी बात सुनिए, जिसको भी कंट्री के बारे में सोचना चाहिए वो आप, ना कि ये हेल्ड्रम। लेकिन हेल्ड्रम वापस से किंग के कान भरने लगता है एंड उसे जिमी से मिलाने ले जाने लगता है। सारे एडवाइजर भी उसके पीछे चले जाते हैं सिवाय नियो के। नियो काफी ज्यादा गुस्से में होता है, साथ ही साथ फ्रस्ट्रेटेड भी होता है क्योंकि इनके कंट्री के साथ जो भी हाल हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ हेल्ड्रम की वजह से हुआ है। जैसे इस कंट्री की प्रीवियस किंग चल बसे तब से अपने हाथ फैलाने लगा और उसने नए किंग के जरिए काफी सारा टैक्स बढ़ा दिया, जिसके वजह से गरीब जनता मरती चली गई, और उसके खिलाफ जो भी आवाज उठाता था वो उसको जान से मरवा दिया करता था। ये स्टार्टिंग से ही हेल्ड्रम का प्लान था, और अब सिर्फ और सिर्फ मैं ही यहाँ पे अकेला बचा हूँ। मैं अकेले ऐसा फील कर रहा हूँ कि मेरे आसपास बहुत ही ज्यादा बड़ा तूफान है और मैं सिर्फ और सिर्फ एक छोटी सी मोमबत्ती हूँ। तब सीन चेंज होता है एंड हम लोग देखते हैं हारमोनिया के मैजिकल टावर को, जहाँ पे जिमी टेलीपोर्ट होके आ चुका होता है। उसके साथ जो बाकी लोग आए होते हैं वो टेलीपोर्टेशन की वजह से काफी ज्यादा बीमार फील कर रहे होता है। जिमी उनको पियरो की पावर का यूज करके हील करता है। तभी वहाँ पे कोई बंदा आता है और कहता है, आपसे मिलकर अच्छा लगा, मैं इस मैजिकल टावर का हेड हूँ एंड मेरा नाम है जैकन। उसने काफी सारी ज्वेलरी भी पहनी होती है। जिमी उसको देखकर समझ जाता है कि वो बहुत ही ज्यादा फिजूल खर्च करता है और उसकी रैंक भी सिर्फ और सिर्फ 7 है, और इसके बावजूद ये यहाँ का हेड हो गया। क्या हारमोनिया इतनी कमजोर कंट्री है? वो जैगन से हाथ मिलाता है। जैगन पूछता है, वैसे आप तो इतने ज्यादा फेमस हैं, इसीलिए मैं आपसे मिलकर बहुत ही ज्यादा खुश हूँ, लेकिन आपके पीछे ये तीनों कौन है? जिमी बताता है, ये मेरे सेक्रेटरी और स्टूडेंट्स हैं, ये हारमोनिया में विजिट के लिए आए हैं। जैगन मन में काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है क्योंकि इनकी यहाँ पे वॉर हो रही है और ये लोग यहाँ पे विजिट के लिए आए हैं, बल्कि इनकी रैंक तो मेरे से भी ज्यादा कम है। जैगन उससे कहता, वैसे किंग जल्दी आपसे मिलेंगे, तब तक आप आराम कीजिए। एक बंदा वहाँ से जिमी को लेकर उसके रूम के लिए निकल जाता है। जैकन सबसे कह रहा होता है कि ये जो जिमी है, हालांकि ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, लेकिन ये मेरे से ज्यादा पावरफुल नहीं है, और वो जो उसके चमचे होता है वो भी उसकी हाँ में हाँ मिला रहे होता है। देन हम लोग देखते हैं जिमी को जो कि अपने रूम में पहुंच चुका होता है, और जब वो अपने रूम को देखता है वो हैरान हो जाता है क्योंकि चारों तरफ बहुत ज्यादा महंगी सजावट होती है जिसकी कोई खास जरूरत नहीं है। वो समझ जाता है कि यहाँ की जो भी अथॉरिटीज हैं वो बहुत ही ज्यादा फिजूल खर्ची करती हैं, और तो और हारमोनिया के जो भी मैजिक टावर है वो भी पैथेटिक है। अब मैं समझ गया हूँ कि किंग ने सब कुछ मेरे ऊपर क्यों छोड़ दिया। वैसे अब मुझे ही डिसीजन लेना होगा कि आगे क्या करना है। तभी वहाँ पे किंग के आने की अनाउंसमेंट हो जाती है। जिमी कहता है, ओह वो आ गया, चलो देखते हैं कि वो कितना ज्यादा करप्ट है। देन वो सभी लोगों के साथ किंग से मिलने के लिए चला जाता है। वो एक हाई रैंकिंग टेलीपैथी स्पेल का भी यूज करता है और अपने स्टूडेंट और सेक्रेटरी के बीच में एक माइंड कनेक्शन बना लेता है। अब वो लोग मोस्टली जो भी बात करेंगे वो मन ही मन में टेलीपैथी से करेंगे। लेनन कह रहा होता है, ये लोग तो बहुत ही ज्यादा दिखावा करते हैं, वो देखो ये कितना ज्यादा महंगा लगता है। हालांकि जो मेरी टेरिटरी है वो हमारे डिस्ट्रिक्ट की सबसे अच्छी बिजनेस टेरिटरी है, फिर भी वहाँ पर मैंने ऐसी चीजें नहीं देखी। एंड कहती है, क्या हारमोनिया के लोग इतने ज्यादा अमीर हैं? हैरा कहती है, हारमोनिया एक अमीर कंट्री नहीं है, साथ से लोगों ने सारा पैसा कैपिटल में ही लगा दिया है। तभी वो लोग ऑडियंस चैम्बर के पास पहुंच जाता है। जिमी जैसे उसके अंदर घुसता है उसके बहुत ही ज्यादा धमाकेदार एंट्री होती है, लाइक बड़े लोगों की एंट्री में होती नहीं है अनाउंसमेंट वगैरह, वैसा ही कि किंगडम ऑफ सेल्डम के मास्टर एंड द मोस्ट टैलेंटेड ग्रैंड मजिशियन पधार रहे हैं। ये लोग इतने ज्यादा सत्कार देकर चौंक जाता है क्योंकि ये सच में बहुत ज्यादा है। जिमी कहता है, हाँ वैसे भी ये लोग तो करेंगे ही क्योंकि ये लोग हमारे सामने अपनी पावर का शो ऑफ करना चाहते हैं। देन उसकी नजर किंग पे जाती है जो कि पूरी तरीके से भंड होता है। हेल्डम किंग से कहता है, मैजेस्टी सेल्डम से हमारे गेस्ट आ चुके हैं। किंग को बिल्कुल भी होश नहीं होता, वो हड़बड़ाते उठता है, क्या सेल्डम गेस्ट? लेकिन क्यों? जिमी कहता है, मैं हूँ वेल्टन जूनियर। अच्छा हाँ जिमी वेल्टन, लेकिन मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ और यहाँ पे इतने सारे लोग इकट्ठा क्यों हैं? हेल्डम कहता है,
मुझे लगता है आपकी तबीयत सही नहीं है, इसी वजह से आपको यहाँ से जाना चाहिए। आगे का सारा काम मैं संभाल लूंगा। उस तरफ चलिए, वहाँ पे मैंने काफी सारे अल्कोहल रखी है। किंग काफी तेजी से वहाँ पे जाने लगता है। क्या बात है, अल्कोहल जल्दी मुझे दे दो। बेवड़ा साला। जिमी सारी सिचुएशन देख कर समझ जाता है कि हारमोनिया का किंग राज करने लायक नहीं है, और यहाँ पे इनडायरेक्टली जिसका राज चलता है वो यही बंदा है। और ये कहना ज्यादा सही रहेगा, जिसकी वजह से हारमोनिया बर्बाद हुआ है उसका कारण सिर्फ और सिर्फ ये आदमी है। हेल्ड्रम कहता है, मैं हूँ मार्कस हेल्ड्रम। वैसे किंग की तबीयत सही नहीं है, इसी वजह से वो थोड़ा सा आराम करेंगे। जिमी कहता है, हाँ मैं समझ सकता हूँ। हेल्ड्रम कहता है, समझने के लिए शुक्रिया। चलिए खाना खाते हैं। हम लोग देखते हैं वो सभी लोग डाइनिंग रूम में चले जाते हैं, जहाँ पे कुछ नोबल्स भी बैठे होते हैं एंड वो लोगों से बात करने लगते हैं। मैं शेल्डन के मास्टर से मिलकर बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। वैसे आपके स्टूडेंट भी काफी ज्यादा क्यूट हैं, लेकिन तुम कौन हो? वो लोग हेरा की तरफ इशारा कर रहे होता है। वो अपना इंट्रोडक्शन देती है, मेरा नाम है हेरा बोलेनो, मैं एल्डर जिमी की सेक्रेटरी हूँ। सब लोग ये सुनकर चौंक जाता है, क्योंकि बोलेनो फैमिली सेल्डा में काफी बड़ा नाम है। लेनन भी अपना इंट्रोडक्शन देता है, मेरा नाम है लेनन साइमन। वो लोग और भी ज्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि साइमन फैमिली भी बहुत ही ज्यादा फेमस है। अब बारी होती है एन की। एन जब बताती है कि उसका नाम है एन मेयर, तो कोई भी मेयर हाउस होल्ड को नहीं पहचान पाता, जिसकी वजह से एन काफी ज्यादा निराश हो जाती है। लेकिन जिमी बात संभालते हुए कहता है, तुम लोगों को ज्यादा कुछ जानने की जरूरत नहीं है, बस तुम लोग इतना समझो कि वो मेरी स्टूडेंट है, यानी कि जिमी वेल्टन की। तभी वहाँ पे हेल्ड्रम आ जाता है एंड फूड को सर्व करवा देता है, और वो खाना बहुत ही ज्यादा डिलीशियस लग रहा होता है। वो जिमी से बात करते हुए कहता है, मैंने सुना है कि आपने 5 साल की आइसोलेशन ट्रेनिंग की है, और आप तो 5 साल पहले भी एक एल्डर थे, तो पता नहीं अब आपके मैस्ट्री की लेवल कितना होगा। और वो लोग ऐसे बात कर रहे होता है, तभी एक वेटर से गलती से एक ग्लास टूट जाता है, जिसकी वजह सब लोग चिढ़ जाते हैं, और एक बंदा उठकर वेटर को पीटने लगता है। लेकिन उसको रोकने के लिए उठता है, लेकिन जिमी टेलीपैथी का यूज करके उसको इन सब चीजों में इन्वॉल्व होने से मना कर देता है। जिमी काफी ध्यान से सब लोगों को ऑब्जर्व कर रहा होता है, जिससे ये चीज तो पता चलती है कि किसी को भी इन सब चीजों से फर्क नहीं पड़ रहा है, तो ये सब यहाँ का रोज का काम होगा। और इसका मतलब ये हुआ कि हारमोनिया के सारे नोबल्स करप्टेड हैं। हम लोग देखते हैं वेटर का हाल, जो कि पिटने के बाद बहुत ज्यादा खराब हो चुका होता है। देन वो बंदा जिमी से कहता है, मुझे माफ करिएगा कि आपको ये सब कुछ झेलना पड़ा। जिमी कहता है, नहीं कोई बात नहीं, मैं यहाँ की बात किसी को भी नहीं बताऊंगा। वैसे तुम्हारा नाम क्या था? वो बताता है कि उसका नाम है मेलवे कैप्री। जिमी कहता है, वैसे मुझे आपका खाना बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा, तो मैं ये चाहता हूँ कि मुझे और खाना मिले, और वो खाना आप अपने हाथों से ही लाएं। हाँ, तो कुल मिला के वो उसको वेटर बनाना चाहता है। जिमी की ये बात सुनकर वो चौंक जाता है, क्या मैं? जिमी कहता है, मुझे ऐसा लगता है कि तुम ये चीज नहीं करना चाहते हो। वैसे मार्कस हेल्ड्रम, आपका इस चीज के बारे में क्या ख्याल है? मार्कस बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है, लेकिन फिर भी अपने नोबल से कहता है, जैसा सर जिमी ने कहा है वैसा करो। देन जिमी अपने खाने को खत्म कर देता है और कहता है, मुझे खाना बहुत ज्यादा पसंद आया, और खास करके इस वजह से क्योंकि उसको सर्व करने वाले थे मेलवे कैप्री। आपने भी अच्छा काम किया। वहाँ पे जितने भी नोबल्स होते हैं वो हालांकि बहुत ही ज्यादा गुस्से में होते हैं, लेकिन वो जिमी के सामने कुछ नहीं कर सकते हैं। इसी वजह से हेल्ड्रम कहता है, आपने काफी ज्यादा लंबा सफर किया है, इसी वजह से आप शायद थक चुके होंगे, तो आप आराम कीजिए, मीटिंग भी कल होगी। देन जिमी उसको ताना मारते हुए यहाँ से चला जाता है। हम लोग देखते हैं वो बाहर ही टहल रहे होते हैं। एन कहती है, ये कंट्री तो हम लोगों की बिल्कुल ही परवाह नहीं करती है, और मैं तो इस चीज को देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हूँ। टीचर, क्या हम लोगों को ऐसी कंट्री की मदद करनी होगी? हम लोग देखते हैं जिमी स्माइल कर रहा होता है। तभी वहाँ पे नियो आ जाता है, जो कि जिमी से कहता है, मुझे आपसे थोड़ी सी बात करनी है। वो लोग एक शांत जगह में चले जाते हैं। जिमी पूछता है, तो फिर बताओ तुम्हें किस चीज के बारे में बात करनी थी? नियो कहता है, अगर मैं सच बताऊं तो जब आपने हेल्ड्रम की बेइज्जती की थी तब मेरे दिल को बहुत ही ज्यादा सुकून मिला था। जिमी कहता है, अच्छा वैसे मैंने कब बेइज्जती की? वैसे हाँ, अगर मैं हेल्ड्रम को ये सब चीजें बता देता हूँ तो तुम बहुत ही ज्यादा खतरे में आ जाओगे। नियो कहता, मैं तो वैसे भी बहुत ही ज्यादा खतरे में ही हूँ। जिमी समझ जाता है कि ये इंसान भी हेल्ड्रम के खिलाफ है। नियो जिमी से पूछता है, अच्छा ये सब बातें छोड़िए, मुझे ये बताइए कि आपको हारमोनिया कैसा लगा? जिमी कहता, बहुत ही ज्यादा खराब, मुझे तो ये एक नेशन ही नहीं लगता, ये सिर्फ और सिर्फ एक सूडो डेमोक्रेसी है। नियो कहता, हाँ मैं भी इसी चीज की वजह से बहुत ही ज्यादा गुस्सा हूँ। अगर अभी का हारमोनिया गायब भी हो जाए तो ये भी अभी की सिचुएशन के हिसाब से बहुत ही ज्यादा अच्छा होगा। सो प्लीज मुझे हारमोनिया को खत्म करने में मदद कीजिए, और अगर आप मेरी मदद करते हैं तो फिर एज अ रीपेमेंट हारमोनिया एक ऐसा नेशन बन जाएगा जो कि सेल्डम पे आश्रित होगा। जिमी उसको इग्नोर करते हुए वहाँ से जाने लगता है। नियो कहता, प्लीज जो लोग दर्द में हैं उनकी मदद कीजिए, हमारे पास इससे अच्छा कोई भी रास्ता नहीं है। वो जो हमारा करंट किंग है वो बस हेल्ड्रम का एक पपेट है, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो हेल्ड्रम का फ्यूचर तबाह हो जाएगा। जिमी उसका गिरेबान पकड़ लेता और कहता, पैथेटिक, तुम कमजोर हो, इसी वजह से तुम ये चाहते हो कि तुम्हारा खुद का नेशन दूसरे के नेशन पे डिपेंडेंट हो जाए। अब जरा अपने आप से पूछो, क्या तुमने वो सारी चीजें ट्राई कर ली जो कि तुम कर सकते थे? तुम्हें तो अपने ऊपर शर्म आनी चाहिए। नियो रोते हुए कहता,
हमारा नेशन चाहे डिपेंडेंट हो जाए लेकिन वो अभी के हल से तो अच्छा ही होगा। मैं आपको आज अपनी डिटर्मिनेशन दिखा ही कर रहूंगा। देन जिमी वहां से निकल जाता है। सीन शिफ्ट होता है हेलराम के इंटेरोगेशन रूम में, जहाँ पे हेलराम उस वेटर को बहुत ही ज्यादा टॉर्चर कर रहा होता है एंड वो उसको इतना ज्यादा टॉर्चर करता है कि वो वेटर जान से ही मर जाता है। हेलराम सिर्फ अपना गुस्सा उतारने के लिए ये सब चीजें कर रहा होता है, क्योंकि आज जिमी ने उसकी बहुत ही गंदी वाली बेइज्जती की थी। तभी वहाँ पे एक नोबल भागते हुए आता है एंड कहता है मार्कस हेलराम बहुत ही ज्यादा गलत हो गया, लिबरेशन आर्मी कैपिटल में घुस चुकी है। हेलराम भी ये सुनकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और जैसे ये बात पूरी सिटी में फैलती है, कैपिटल के जितने भी गार्ड्स होते हैं वो तैनात हो जाते हैं। हम लोग देखते हैं साउथ वॉल का सीन, जहाँ पे दो गार्ड्स आपस में बात कर रहे होते हैं, क्योंकि उनको कोई भी वहाँ पे नहीं दिख रहा होता। इसी वजह से वो बहुत ही ज्यादा केयरलेस होते हैं। तभी हम लोग देखते हैं एक बंदे को जो कि अपने हाथ में 2 नेल्स लेता है और उनको इन दोनों बंदों की खोपड़ी की आर पार कर देता है। तुम लोग कितने ज्यादा केयरलेस हो और यहाँ पे इतने कम सोल्जर्स थे, तो मैं पक्का कह सकता हूँ कि ये हरामी लोग कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं। ये बंदा होता है लिबरेटर हेनरी। वो गासल में कूद जाता है एंड कहता है जो भी हो आज की रात किंग की आखिरी रात होगी। सीन शिफ्ट होता है जिमी पे, जिसका कि कोई गेट खटखटा रहा होता है। जिमी देखता है कि वो कौन है। वहाँ पे एक बंदा होता है जो कि जिमी को सारी चीजें बताता है कि कैपिटल के अंदर लिबरेशन आर्मी की स्पेशल स्क्वाड आ चुकी है और जनरल ने मुझे आपको बुलाने के लिए कहा है। जिमी कहता है चलो। वो जाते जाते सोच रहा होता है मैंने सोचा नहीं था कि मैं लिबरेटर से इतनी जल्दी मिलूंगा। चलो अब उनसे बात करके भी देख लेते हैं और फिर डिसाइड करते हैं कि मुझे कौन सी साइड का साथ देना है। और अगर मुझे दोनों ही साइड गलत लगी तो, लेकिन वो ज्यादा कुछ सोच पाता। तभी वहाँ पर लेना ना जाता एंड पूछता आखिर आप कहाँ जा रहे हैं मास्टर। जिमी कहता है मैं सहरा, इस बार मैं अकेले ही जा रहा हूँ, तो बच्चों का ध्यान रखिएगा। हेरा उसकी बात मान जाती है और लेनन को काबू में कर लेती है। सीन शिफ्ट होता है हारमोनिया के ग्रैंड मजिशियन पे, जिसका कि मैं नाम भूल चुका हूँ क्योंकि ये बंदा बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है। वो बंदा कह रहा होता है तो ये लिबरेटर्स ने ऐसे इक्विपमेंट का यूज किया जिससे कि इनका माना हाइड हो जाता है, लेकिन ये कीड़े मुझसे नहीं छुप सकते। वो अपने मैजिकल पर्सपेक्टिव का यूज करता है जो कि होता है एलिमेंटल मेमोरी, जिसका यूज करके वो सीधा सीधा लोगों की बॉडी ही सेंस कर सकता है और फिर वो सारे लोगों को इंट्रूडर्स की लोकेशन बताने लगता है। उसके बाद वो बिल्कुल आराम से बैठ जाता है क्योंकि उसका कहना ये होता है कि कैपिटल में तो जिमी है तो मुझे चिंता की कोई भी जरूरत नहीं है। तब भी उसको किसी की आवाज आती है क्या आलसी बंदा। जब वो नीचे देखता है तो वहाँ पे होता है जिन, जिसको कि वो तुरंत ही पहचान जाता है कि यही वो स्वॉर्ड मास्टर है जिसने कि मास्टर क्रिल को हराया था। वो सोच रहा होता है हालांकि मैं 7th रैंक का मेज हूँ, लेकिन ये एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल ब्रूटल स्वॉर्ड मास्टर है और मैं इस मास्टर के सामने नहीं जीत सकता, लेकिन मेरे पास इतनी पावर्स तो जरूर है जिसका यूज करके मैं यहाँ से भाग सकूं। जिन कहता है नहीं तुम ये भी नहीं कर सकते क्योंकि तुम ऑलरेडी ही मर चुके हो। हम लोग देखते हैं वो बिना हिले ही उसका सर धड़ से अलग कर देता है। तभी उसके पीछे जिमी आ जाता है और कहता है ओ तो ये तुम हो फ्रंटियर का मास्टर जो कि लिबरेशन आर्मी की मदद कर रहा है। अगर तुम्हारे मूवमेंट इतने ज्यादा फास्ट है जिसको कि तुम्हारा अपोनेंट नोटिस नहीं कर सकता, तो तुम्हारी पावर्स पक्का से मून लाइट से रिलेटेड है। तभी जिन जिमी की ओर रश कर देता है और उसके ऊपर अटैक भी कर देता है, लेकिन जिमी चेन स्पेल का यूज करता है और उसके अटैक को रोक देता है। फिर जिन अपनी और पावर्स का यूज करता है और जिमी की चेन्स को काट देता है। क्या इस बच्चे ने मेरे अटैक को ब्लॉक कर लिया, और इससे भी बड़ी बात इसको मेरी पावर्स का राज पता चल गया जिनकी पावर होती है मूनलाइट रिजोनेंस, और इसके चलते जब भी मूनलाइट निकलेगी तो वो इस पावर को एक्टिवेट कर सकता है और उसको एक्टिवेट करने के बाद मूनलाइट में इसको हराना बिल्कुल ही नामुमकिन है। लेकिन ये बिल्कुल परफेक्ट भी नहीं है। अगर उसके अपोनेंट को इसकी पावर्स का राज पता चल जाता है तो उसकी पावर्स थोड़ी बहुत घट जाती हैं। जिन कहता है लेकिन फिर भी उसके बाद भी मेरे अटैक को पूरी तरीके से ब्लॉक करना नामुमकिन ही है, और अगर वो जगह में खड़ा है जहाँ पे मूनलाइट पड़ती है तो, लेकिन तभी जिमी उसके ऊपर रश कर देता है। ओ तो यही तुम्हारी रेंज है। बट इससे पहले कि जिमी का अटैक उसके ऊपर कनेक्ट हो पाता, वो अपनी स्वॉर्ड से उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है। जिमी कहता है तो चलो बातें करते हैं। वो उसको ढकेलते हुए कहता है क्या बातें। जिमी कहता है हाँ बिल्कुल रिलैक्स करो। हम लोग देखते हैं जिनके पैर के नीचे काफी सारा कीचड़ भी होता है जो कि जिमी का ही किया कराया है। जिमी कहता है ओ मुझे ये लगा कि उससे मैं तुम्हारी मूवमेंट को रोक सकता हूँ, लेकिन मुझे ये भी लग ही रहा था कि ये चीज से स्वॉर्ड मास्टर के सामने काम ना करे। जिन जिमी के ऊपर रश कर देता है। जिमी अपने मैजिक का यूज करता है, लेकिन जिन उसके पीछे टेलीपोर्ट हो जाता है। मेरे ऊपर मैजिक काम नहीं करेगा, बट तभी जिमी स्टाफ ऑफ एविलियन का यूज करता है और जिन का अटैक उसके ऊपर कनेक्ट हो जाता है। बट वो बात है वहाँ पर जिमी नहीं होता, लेकिन आखिरकार वो इतनी अचानक से गायब कहाँ से हो गया। उसके ऊपर कुछ शेडोज होती हैं। क्या वो शेडोज के इस बच्चे का काम है? तभी जिमी उसके सामने से निकलता है और 1000 सीज का यूज करके उसके ऊपर रश कर देता है। उसके बाद वो यूज करता है वॉइड सेबर का। हालांकि वॉइड सेबर एक परफेक्ट क्लोज रेंज अटैक है, लेकिन वो इतना भी परफेक्ट नहीं है कि वो मेरा कुछ बिगाड़ पाए, क्योंकि मैं एक परफेक्ट स्वॉर्ड मास्टर हूँ। हम लोग देखते हैं जिन जिमी के अटैक को ब्लॉक कर लेता है। देन वो अपने एक पावर का यूज करता है मूनलाइट स्लाइस, जो कि जिमी को कनेक्ट हो जाता है। जिन कहता है मूनलाइट रेजोनेंस एक ऐसी पावर है
जहाँ पे तुम्हारा वेपन सीधा सीधा मून लाइट होती है और तुम मून लाइट को ब्लॉक नहीं कर सकता। तो इसका मतलब ये है जब तक आसमान में चांद रहेगा तब तक मुझे कोई हरा नहीं सकता। हम लोग देखते हैं उसके अटैक की वजह से जिमी काफी दूर जाकर गिरता है। जिन कहता वैसे मैंने जितना सोचा था तुम मुझसे अच्छी शॉट चला लेते हो, लेकिन अगर तुम एक शॉट मास्टर के लेवल पे नहीं हो तो तुम मुझे नहीं हरा सकता है। जिमी कहता ये तुम्हारी गलत फहमी है, मैं ऑलमोस्ट उसी लेवल पे हूँ जहाँ पे मैं शॉट की यूज करके तुम्हें हरा दूं। लेकिन हाँ ये बात तो सच है कि तुम्हें शॉट से हराना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा। तो चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ असली फाइट। वो एक स्पेल का यूज करता है, फ्लैश बूम। तभी देखते ही देखते जिनको काफी सारे लाइट के स्टार्स खेल लेता है, जिनको बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा होता कि इसने इतनी जल्दी मैच को काश कब कर लिया और वो इससे पहले कि संभल भी पाता। वहाँ पे काफी सारे ब्लास्ट होता है, हालांकि उस अटैक की वजह से मारा नहीं होता क्योंकि उसने अपनी बॉडी को मून लाइट में कवर कर लिया था, जिसकी वजह से मून लाइट ने उसके अटैक का काफी सारा शॉक एब्सॉर्ब कर लिया। बट उसको एक चीज तो समझ में आ गई है कि अभी वो जिमी को नहीं हरा सकता, इसी वजह से वो यहाँ से भागने की कोशिश करने लगता है। तभी जिमी उसके ऊपर आ जाता है और 3 टाइप्स के मैजिक स्पेल का फ्यूजन स्पेल कास्ट करता है, जो कि होता है इरेजर वोर्टेक्स थंडर। और ये एक 8th रैंक का मैजिक स्पेल होता है। उस अटैक की वजह से जिन के ऊपर बहुत ही ज्यादा मैसिव थंडर बीम जाके लगती है और जैसे ही धूल छटती है हम लोग देखते हैं जिमी ऊपर होता है और उसके नीचे होता है जिम, जो कि अपने घुटनों में आ चुका होता है। बट जिमी अभी भी नहीं रुका होता और वो एक और स्पेल का यूज करता है, ब्लैक नाइट्स परस्यूट, जिसकी वजह से वहाँ पे काफी सारे बोटल सामान होते हैं और उसमें से बहुत सारे स्पीयर्स निकलते हैं। और बहुत सारे से मेरा मतलब इतने सारे हैं कि जिनको गिनना भी नियरली इम्पॉसिबल होता है। लेकिन जिन अपने फुल स्ट्रेंथ का यूज करके उसको चीर देता है और जिमी के पीछे आ जाता है। जिमी कहता है इतना भी बुरा नहीं था। वो स्टाफ ऑफ एविलियन को निकाल लेता है, तभी जिन उसके ऊपर अटैक करता है। बट जिमी एविलियन को यूज करके उसके अटैक के आर पार निकल जाता है और जिमी जैसे उसके ऊपर अटैक करने वाला होता है, जिन एक और बहुत ही ज्यादा पावरफुल स्पेल का यूज करता है, मूनलाइट बर्स्ट, जिसकी वजह से वहाँ पे हद से ज्यादा बड़ा एक्सप्लोजन होता है। और वो एक्सप्लोजन इतना ज्यादा बड़ा होता है कि उसका इम्पैक्ट तुम लोग देख ही सकते हो। मतलब सच में भाई इस सीरीज में हर बंदा हुआ पावर्ड है। जिन ने अपनी बहुत सारी पावर का यूज कर लिया होता है, इसी वजह से थकावट के मारे बहुत ही ज्यादा हाफरा होता है। वो कहता है मूनलाइट बर्स्ट एक ऐसा अटैक है जिसमें मैं सारी मूनलाइट को अपनी बॉडी में अब्सॉर्ब करता हूँ और फिर एक साथ ही छोड़ देता हूँ। ये मेरा एक फाइनल अटैक है जिसको मैं बहुत ही ज्यादा पावरफुल एनिमीज के सामने यूज करता हूँ, लेकिन इस बार मैं फेल हो गया। हम लोग देखते हैं उसके अटैक के बीच में जिमी सही सलामत खड़ा होता है एंड कहता है तुमने देख लिया ना, हम लोगों के फाइट का क्या ही नतीजा निकलेगा। तो चलो इससे बढ़िया हम लोग बात ही कर लेते हैं। वैसे आप सभी लोग जिमी की पावर का अंदाजा यहाँ से लगा सकते हैं कि अभी जिमी ने ना ही अपने पावरफुल स्पेल का यूज किया है। वैसे भी यार वो अब तक तो रैंक 9 मैच तो बन ही गया है। जिन कहता बात हाँ तो बताओ तुम किस चीज के बारे में बात करना चाहते हो। जिमी कहता मुझे ये बताओ फ्रंटियर लिबरेशन आर्मी की मदद क्यों कर रहा है, और तुम जो भी रीजन बताओगे सोच समझ के बताना, तो फिर शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। जिन कहता हम लोग इस कंट्री को आजाद करना चाहते हैं, हम लोग इस कंट्री को सारी चीजों से आजाद करना चाहते हैं, फिर चाहे वो एलिट्स हो या फिर 12 गॉड्स। ये जमीन ऐसी होगी जहाँ पे 12 गॉड्स अपने कदम नहीं रख पाएंगे। वैसे तुम्हें ये सब चीजें समझ में नहीं आएंगी तो पीछे हट जाओ। जिमी कहता क्या मुझे समझ नहीं आएंगी। देखो यहाँ पे मुझे हद से ज्यादा अथॉरिटी मिल चुकी है और अगर मैं इस कंट्री को गिराने में लिबरेशन आर्मी की मदद करता हूँ तो इससे सेल्डम का भी फायदा होगा। जिन कहता तो क्या तुम ये जमीन अपने लिए लेने आए हो। सुनो आज हारमोनिया की किंग की आखिरी रात होगी और तुम हम सभी लोगों को एक साथ नहीं रोक सकते। वो जिमी के ऊपर तलवार तान देता है। जिमी कहता सुनो ड्रियन चर्च ये कंट्री की मदद करने के लिए तैयार हो चुकी है, जिसकी वजह से जिन रुक जाता है। जिमी अपनी बात पूरी करते हुए कहता जब मैं यहाँ पर आ रहा था तब मैंने रास्ते में ड्रियन चर्च के प्रीस्ट को देखा जो कि गॉड ऑफ वायलेंस को फॉलो करता है एंड अगर उन लोगों ने नोबल्स की मदद की तो तुम्हें भी पता है कि रिजल्ट क्या होगा। जिन कहता आखिर मैं तुम्हारे ऊपर ट्रस्ट कैसे करूं। तभी उनको थोड़ी दूर में बहुत ही बड़ा अटैक दिखता है और ये अटैक में डेरियन की ब्लैक लाइट है, जिसको कि जिमी समझ जाता है, लेकिन उसको ये समझ नहीं आता कि आखिर वहाँ पे क्या चल रहा है। डियाब्लो बताता है कि आखिरकार ये डेरियन है कौन। डेरियन गॉड ऑफ वायलेंस है और डियाब्लो ने उसको जेनिथ के बाद फेस किया था। हालांकि डेरियन के फॉलोअर्स नंबर में सबसे ज्यादा कम है, लेकिन वो जो भी है वो हद से ज्यादा खूंखार है। डियाब्लो की मेमोरीज में डेरियन कह रहा होता डियाब्लो वॉलपेर इस दुनिया में सिर्फ और सिर्फ स्ट्रॉन्ग सर्वाइव करता है और हालांकि तुम स्ट्रॉन्ग हो लेकिन फिर भी तुम वीक ही हो। अब तुम सोच रहे हो कि क्यों, तो उसका जवाब ये है क्योंकि तुम अकेले हो। सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट में। जिमी कहता तो तुमने वो देखा ना, वो ब्लैक लाइट वो डेरियन की डिवाइनिटी है। जिन कहता इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, अगर मैं किंग को मार दूंगा तो फिर खेल वही खत्म। जिमी कहता देखो किंग वैसे भी सेंट्रल टावर में नहीं है और ये बात शायद से तुम्हें भी पता होनी चाहिए। और दूसरी बात नियो ने भी उसकी मदद करने के लिए मुझसे कहा है। नियो का नाम सुनते ही जिन पूरी तरीके से चौंक जाता है। क्या नियो मुझे
मुझे पता है कि आज का जो एम्बुश है उसको प्लान करने वाला भी नियो ही था, लेकिन फिर भी जिमी कहता तुम लोगों ने क्या कहा था कि तुम लोग यहाँ पे सिटीजन्स को बचाने आए हो, हारमोनिया की सफरिंग दूर करने आए हो। क्या बकवास है। सच ये है कि तुम यहाँ पर आए हो ताकि तुम यहाँ की जमीन अपने लिए ले सको। यही वो रीजन है जिसकी वजह से तुम मेरी मदद नहीं लेना चाहते, क्योंकि तुम्हें डर है कि अगर ऐसा होगा तो तुम्हारी जमीन में एक बड़ा सा हिस्सा सेल्डम भी ले लेगा। जिन कहता नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, फ्रंटियर के इरादे ये नहीं है। जिमी कहता अच्छा तो फिर बात तो बिल्कुल सीधी है, हम लोग हाथ मिला सकते हैं, है ना, क्योंकि मैं भी जमीन के चक्कर में लड़ाई करके टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। नियो कहता तो तुम अभी तक नाटकबाजी कर रहे थे। अरे यार मैं तुम्हारी बातों में फंस गया। तभी सीन शिफ्ट होता है किंग के ऊपर, जो कि दारू पी के पूरी तरीके से भंड पड़ा होता है और उसको कुछ भी होश नहीं होता कि उसके नेशन में क्या हो रहा है। हम लोग देखते हैं उसके पास में एक बंदा खड़ा होता है जो कि डेरियन का सेंट है। इसका नाम है एमार्क। वो हरदम से कहता तुमने हम लोगों को काफी जल्दी नहीं बुला लिया। हरदम कहता क्योंकि हमारी आर्मी कबाड़ा है और उसने इतनी ज्यादा तबाही मचा दी है, उसके बावजूद हम लोग उन 7 चूहों को नहीं पकड़ पाए। शायद से मुझे उनको थोड़ी देर और जिंदा रखना चाहिए। और तो और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि वो आदमी भी इंट्रूडर्स के साथ है जिसे किंग्स नाइट को मारा था। हालांकि ग्रेट भी बहुत ही पावरफुल स्वॉर्ड मास्टर था, लेकिन वो भी इस बंदे के सामने नहीं टिक पाया। शायद से उस आदमी के पास जो भी पावर्स है वो असैसिनेशन के लिए ही बनी है, और अगर वो यहाँ तक पहुंच गया तो वो किंग को मार ही कराएगा। एमआर कहता मतलब काफी सारी चीजें अपने हाथों से निकल चुकी हैं। चलो कोई बात नहीं, मैं किंग को प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दूंगा। तो चलिए अब आप मुझे अपना पूरा प्लान बताइए हाई प्रीस्ट। और तभी होता है पूरी स्टोरी लाइन में सबसे बड़ा खुलासा। ये जो बंदा हेल्ड्रम है ये असलियत में डेरियन के फॉलोअर्स का हाई प्रीस्ट है, यानी कि आर्क बिशॉप। वो अपने चेहरे से मास्क हटाते हुए कहता है हम लोग यहाँ पे डिवाइन बीस्ट को सम्मान करेंगे। एमआर कहता है लेकिन अभी भी टाइम बाकी है। हेल्ड्रम कहता कोई बात नहीं, बहुत हो चुका। यहाँ पे पिछले 5 साल से लगातार वॉर चल रही है और हमारे पास बहुत ही ज्यादा ब्लड और डेड बॉडीज इकट्ठा हो गई हैं और बाकी सारे गॉड्स अपने हाथ बढ़ाने लगे हैं, तो हम लोगों को भी सर्वाइव करना होगा। हालांकि तुम मुझे क्रूएल भी कह सकते हो, लेकिन मैं अपने गोल्स तक पहुंचने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। एमआर कहता हाँ यही हमारे फादर की विल है। हेल्ड्रम कहता तो जाओ और उन लोगों को काम शुरू करने के लिए बोल दो। और हाँ जिमी वेल्टन, मैं तुम्हें सबक जरूर सिखाऊंगा। और एमार्क तुम जिमी वेल्टन के स्टूडेंट और सेक्रेटरी मैजिक टावर में हैं, तो उनको भी पकड़ लो। हम लोग देखते हैं उन लोगों के रूम को जहाँ पे बाहर बहुत ज्यादा भागादौड़ी मची होती है। एन कहती है बाहर क्या चल रहा है। हेरा कहती है पता नहीं, लेकिन चाहे जो भी हो हम लोग यहाँ पर सेफ रहेंगे। उसने गेट पर एक मैजिकल सील भी लगाई होती है। लेरन कहता है मैं अब और ज्यादा इंतजार नहीं कर सकता, मुझे बाहर जाना है। हेरा कहती है तुम्हें क्या लगता है क्या तुम एल्डर्स के ऑर्डर्स के खिलाफ जा सकते हो। वो उसे बहस करने लगता है, बट तभी एन कहती है चुप हो जाओ। बाहर अचानक से शांति हो गई है। हम लोग देखते हैं वो लोग अपने रूम से बाहर आ जाते हैं और कॉरिडोर में घूमने लगते हैं। चारों तरफ खून ही खून होता है। आखिरकार वो सब चले कहाँ गए, क्या वो लोग ऊपर चले गए। तभी एन के ऊपर कुछ बूंदें गिरती हैं। एन कहती है क्या पानी गिर रहा है, लेकिन वो पाती है ये पानी बूंदें नहीं होती बल्कि ये होता है खून। और जैसे वो लोग ऊपर देखते हैं ऊपर का मंजर देख उनकी फट जाती है, क्योंकि ऊपर काफी सारी मसल्स होती हैं जिनसे कि बहुत सारी लाशें रूफ में चिपकी होती हैं और धीरे धीरे करके खून उनकी बॉडी से रिसर्च कर नीचे गिर रहा होता है। सारे लोग डर के मारे चिल्लाने लगते हैं। तभी वहाँ पे कोई आता है और कहता है ओ तो यहाँ पे अभी जिंदा लोग बाकी हैं, अब मरो। वो लेरन के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन तभी हेरा इंटरफेयर करती है और उसके ऊपर एक मैजिक स्पेल यूज करती है, शैडो पियर्स। उसकी वजह से जमीन में से एक ऑब्जेक्ट निकलता है जो कि उस बंदे के हार्ट के आर पार हो जाता है। लेकिन हम लोगों को पता चलता है वहाँ पे वो बंदा अकेला नहीं होता, उनको काफी सारे लोगों ने घेर लिया होता है और वो उनकी जान के दुश्मन बन जाता है। लेरन कहता मिस हेरा आपकी मदद के लिए शुक्रिया, लेकिन अब इसके आगे हम लोग खुद ही संभाल लेंगे। उसके साथ मैन भी तैयार हो जाती है और दोनों साथ में कहता है तुम लोगों को जो करना है कर लो, लेकिन जीतेंगे तो हम ही। तभी हम लोग देखते हैं जिमी को जिसका की पेंडेंट चमक रहा होता है एंड उसको पता चल जाता है कि उसके स्टूडेंट खतरे में है। ओ तुम मेरे स्टूडेंट खतरे में है। जिन कहता फिर तो तुम्हें वहाँ पे जाना चाहिए है ना। जिमी कहता देखो हालांकि वो बच्चे ही हैं, लेकिन फिर भी वो मेरे स्टूडेंट हैं। पिछले 5 सालों में मैं ही वो नहीं था जो कि स्ट्रांग हुआ है, बल्कि मेरे स्टूडेंट भी साथ में बहुत ज्यादा स्ट्रांग हुए हैं और इसी वजह से मुझे चिंता की कोई भी जरूरत नहीं है। हम लोग अब सीधा कासल के अंदर जाएंगे। सीन शिफ्ट होता है उस जगह पर जहाँ पे कुछ लोगों ने जिमी की टीम के ऊपर हमला कर दिया होता है, लेकिन हम लोग जो देखते हैं वो होती है सिर्फ और सिर्फ आग।
और सारे लोग आग के बीच में होते हैं। एक बंदा कहता है, जनरल अब हम लोग क्या करेंगे? ये लोग होते हैं टेरियन की चर्च के लोग। जनरल कहता है, मुझे लगा इन बच्चों को पकड़ना आसान होगा, लेकिन ये जो लाल बालों वाला लड़का है इसका फायर मैजिक तो वेटरन लेवल के मैजिशियन को भी सरपास करता है। लेकिन हम लोगों को जिसकी ज्यादा चिंता करनी चाहिए वो है ब्लू हेयर वाली लड़की, क्योंकि वो हम लोगों के सारे अटैक्स को देख सकती है और वही उस लड़के को इंस्ट्रक्शन दे रही होती है। और वहीं दूसरी तरफ वो जो वहाँ पे औरत है उसको भी हम लोग हल्के में नहीं ले सकते। सब लोग यही पूछ रहे होते हैं, जनरल अब हम लोगों को क्या करना चाहिए? जनरल कहता है, हम लोग आग बिशॉप के ऑर्डर्स को नहीं टाल सकते, फिर चाहे उसके लिए हम लोगों को कुछ भी करना पड़े। सब लोग बर्सर्क का यूज करो। एन कहती है, लेनन ये लोग कुछ बड़ा करने वाले हैं, सो बिल्कुल ध्यान से लड़ना। लेनन भी उन लोगों पे अटैक करने लगता है, लेकिन वो लोग जिस कॉरिडोर में होते हैं वो कर्व होता है, इसी वजह से वो नहीं देख सकता कि आखिरकार ये लोग क्या कर रहे हैं। उन लोगों को ये तक नहीं पता होता कि उनसे जो एनिमीज लड़ रहे हैं वो नंबर्स में कितने हैं। एन कहती है, हाँ बिल्डिंग का स्ट्रक्चर। मिस हेरा आप इस वॉल को तोड़ दीजिए, क्योंकि अगर बिल्डिंग के स्ट्रक्चर को ध्यान से देखा जाए तो इस वॉल के पीछे एक रूम होना चाहिए और हम लोग खिड़की से भाग सकते हैं। हेरा कहती है, सब लोग पीछे हटो। देन वो एक पावरफुल मैजिक स्पेल का यूज करती है और वो पूरे एरिया में बहुत ही बड़ा होल बना देती है। फिर सब लोग वहाँ से निकलने लगते हैं, लेकिन हम लोगों को नजर जाती है टेरियन के फॉलोअर्स पे, जिनका अपीयरेंस पूरी तरीके से बदल चुका होता है। उनको देखकर ऐसा लग रहा होता है कि उनकी बॉडी में डीमन समन हो गए हैं। वो लोग उन लोगों को चेस करते करते आपस में बात भी कर रहे होते हैं। मुझे नहीं लगा था कि हम लोगों को एक वुमेन और 2 बच्चों को पकड़ने के लिए बर्सर्क मोड में जाना पड़ेगा। ये लोग तो सर में दर्द है। तभी लेनन ने एक स्पेल का यूज करता है, अर्थ वाइब्रेशन, जिसकी वजह से वहाँ पे जितनी जमीन होती है वो ढह जाती है और उसके साथ ही साथ सारे फॉलोअर्स में नीचे गिरने लगता है। लेनन कहता है, अब हम लोगों को क्या करना चाहिए? अन खिड़की के बाहर देखती है जहाँ पर लिबरेटर हेनरी भाग रहा होता है एंड एरियंस के फॉलोअर्स उसका पीछा कर रहे होता है। एंड कहती है, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, तो वो जो बंदा अपनी जान बचाकर भाग रहा है हमें उसके साथ मिल जाना चाहिए। हेरा कहती है, ठीक है फिर। तभी वहाँ पे कुछ बर्सर्क पहुंच चुके होता है, जिसको कि हेरा अपने शैडो मैजिक का यूज करके पैरालाइज कर देती है। किसी को भी समझ में नहीं आ रहा होता कि वो लोग अपनी बॉडी क्यों नहीं हिला पा रहे हैं। तभी हेरा खिड़की तोड़ती है और उस बिल्डिंग से निकल जाती है। हम लोग देखते हैं उसके शैडो के विंग्स भी आ चुके होते हैं। उसको देखने से ऐसा लग रहा होता है कि वो एक वैम्पायर है। हम लोग देखते हैं टेरियन के काफी सारे फॉलोअर्स हेनरी के पीछे भाग रहे होते हैं और एक बंदा उसके पास पहुंच भी जाता है। साथ ही साथ वो उसके ऊपर एक जंप करके अटैक भी कर देता है, लेकिन इससे पहले कि वो उसको मार पाता उसके ऊपर एक फायरबॉल आके लगती है और वहाँ पे काफी बड़ा ब्लास्ट होता है। और तभी धुएं से निकलती है हेरा, उसके साथ में 2 बच्चे भी होते हैं। हेनरी कहता है, क्या बच्चे? आखिर तुम लोग कौन हो? लेकिन टेरियन के फॉलोअर्स अभी भी पीछे नहीं हटे होते हैं। एंड हेनरी से कहती है, हम लोगों को साथ में लड़ना होगा, अब मेरे ऑर्डर सुनो और उनको फॉलो करो। हेनरी भी उसकी बात मान जाता है एंड सबको डायरेक्शन बता रही होती है। लेनन 3 o'clock, मिस हेरा 8 o'clock एंड मिस्टर 10 o'clock। हेनरी कहता है, क्या? हेरा कहती है, ज्यादा बकबक करना बंद करो और जितना कह रही उतना करो। हेनरी भी उसकी बात मान जाता है और तभी उन लोगों के बीच में फाइट शुरू हो जाती है। एंड आइस मैजिक का यूज कर रही होती है, लेनन फायर मैजिक का, हेरा शैडो मैजिक का। एंड हेनरी सभी लोगों की खोपड़ी अपने हथौड़े से तोड़ता जा रहा होता है। हेरा कहती है, अपने पीछे देखो। हेनरी जब अपने पीछे देखता है तो उसके पीछे होता है एक बंदा जो कि उसको मारने वाला होता है, लेकिन हेरा उसकी जान को बचा लेती है। एन कहती है, लेनन तुम्हारा मन इकट्ठा हो गया क्या? लेनन कहता है, हाँ मैं रेडी हूँ। हेनरी बस यही सोच रहा होता है कि वो सिर्फ इसके सिग्नल्स को फॉलो कर रहा है और उसके बाद भी ऐसा लग रहा है कि हम लोग परफेक्ट टीम के तरीके फाइट कर रहे हैं। ये बच्ची तो कमाल की है। एंड पूछती है, अगर हम लोग ऐसे ही लड़ते रहे तो जल्दी हम लोग डिसएडवांटेज में आ जाएंगे। क्या आपके और भी साथी हैं? हेनरी कहता है, हम लोग जब यहाँ आए थे तो साथ थे, बट सारे लोग अब अलग हो चुके हैं, तो फिर हम लोगों को पहले उनको ढूंढना चाहिए। हेनरी कहता है, लेकिन हम लोग निकलेंगे कैसे? वो लोग तो हमारे पास आ रहे हैं। एंड कहती है, हम लोग उनके बीच से जाएंगे। लेनन शुरू हो जाओ। तभी लेनन काफी ज्यादा पावरफुल साइमन टाइप फायर मैजिक का यूज करता है और उन बर्सर्क के बीच में बहुत ही बड़ा ब्लास्ट करता है, जिसकी वजह से वो लोगों का रास्ता बन जाता है एंड वो लोग वहाँ से भागने लगते हैं। एंडी बस यही सोच रहा होता है कि हम लोगों को यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ये बता के बुलाया गया था कि हमें यहाँ पे सिर्फ हारमोनिया के सोल्जर से लड़ना होगा, लेकिन यहाँ तो पासा उल्टा ही पड़ गया। क्या नियो ने हमारे साथ गद्दारी की है? सीन शिफ्ट होता है नियो पे, जो कि कहीं भागा चला जा रहा होता है एंड वो कह रहा होता है, डैम इट, ये हेलरम, इसने टियान के चर्च के लोगों को भी इकट्ठा कर लिया, लेकिन उसका गोल क्या है? क्या उसका गोल किंगडम पे राज करना नहीं है? तभी उसके पीछे कोई आता है, नियो तुम भाग कहाँ रहे हो? नियो जब उस तरफ देखता है तो वहाँ होता है हेलरम। वो कहता है, हेलरम आखिर तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ हूँ?
हेल्डम कहता, तो ये एम्बुश फेल हो गया, इसी वजह से तुम यहाँ से भाग रहे हो ताकि तुम दूसरे वाले की तैयारी कर सको, है ना? तुम्हारे पास अब ये आखिरी चांस है, मेरे साइड आ जाओ, और अगर तुम ऐसा करते हो तो मैं तुम्हारे साथ साथ तुम्हारी फैमिली को भी सेफ रखूंगा। नियो कहता, इससे अच्छा मैं मर ही जाऊं। हेल्डम कहता, मैं तुम्हें आखिरी चांस इस वजह से दे रहा था क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि तुम बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हो। चलो कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हें क्या एक चीज पता है? ये जो ड्रियन चर्च का हेल है वो एक एंडलेस स्वैम्प है और मैं तुम्हें इटर्निटी तक वहीं कैद कर दूंगा। देन वो नियो के ऊपर अटैक कर देता है। कमजोरों को उनकी औकात पता होनी चाहिए, लेकिन उसका अटैक नियो के कनेक्ट नहीं होता क्योंकि उसके बीच में एक मैजिक बैरियर आ जाता है। हम लोग देखते हैं ये काम होता है जिमी का। जिमी पीरो की पावर यूज करते हुए कहता है, चलो बराबरी वालों से फाइट करो, और वैसे भी मेरी गॉडेस को तुम्हारा गॉड बिल्कुल भी पसंद नहीं है। हरम आग बबूला हो जाता है, क्या? लेकिन तुम तो हमारे साइड थे। जिमी कहता, इस दुनिया में कोई भी किसी की साइड नहीं है। वहाँ पर जिन भी आ चुका होता है जो कि नियो को संभालने लगता है। जिमी कहता, तुम इसको मुझ पर छोड़ दो और नियो को लेकर यहाँ से निकलो। जिन तुरंत ही वहाँ से निकल जाता है। डियाब्लो कहता, अब सब लोग यहाँ से जा ही चुके हैं तो मुझे मेरी पावर नहीं छुपानी चाहिए। तभी वो अपना डार्क माना रिलीज करने लगता है एंड वो देखते ही देखते हेल्डम को बुरी तरीके से खेल लेता है। हेल्डम को बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा होता है, लेकिन तभी उसके मानव को एक ब्लैक लाइट चीर देती है। हम लोग देखते हैं हेल्डम अपने ट्रू फॉर्म में आ चुका होता है। जिमी वेल्टन, तुमने मुझे धोखा दिया, क्या तुम अपनी पावर छुपा रहे थे? जिमी सोच रहा होता, इसकी मर्डरस इंटेंट तो बहुत ही ज्यादा है, जिससे मैं ये तो कह ही सकता हूँ कि ये डेरियन के चर्च के मेन 3 हाई प्रीस्ट में से एक है। डेरियन की चर्च में 3 ही हाई प्रीस्ट हैं जो कि पूरी चर्च को संभालते हैं और वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ उन्हीं तीनों का ही राज चलता है। सारी की सारी आर्मी उन्हीं के ही इशारों पर नाचती है और ये कहा जाता है कि अभी का जो हाई प्रीस्ट है वो बहुत ही ज्यादा वायलेंट है, इसी की वजह से वो हद से ज्यादा डेंजरस भी है। हरम कहता, बच्चे तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है, अगर तुम मेरे साइड आ जाता है तो मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हें डांट के माफ कर देता। जिमी कहता, ओह तो तुम मुझे डांटोगे? वो सोच रहा होता, अब मुझे ऐसा लगता कि जब मैंने ड्रीन के साथ फाइट की थी तो मुझे उसको चिंता नहीं छोड़ना चाहिए था, लेकिन चलो इस जिंदगी में मैं ये गलती नहीं करूंगा। और तुम प्रीस्ट अब मरो। वो अपना काफी सारा डार्क माना रिलीज कर देता है और अपने एक पावर के यूज करता है, डार्कनेस। हेल्डम को डार्कनेस घेरने लगती है। वो कहता, क्या डार्कनेस? तो तुम डार्क मैजिक यूज करते हो? मुझे लगा ही था तुमने ये सब चीजें डार्क मैजिक से अचीव की हैं और लोग तुम्हें मैनकाइंड का ग्रेटेस्ट टैलेंट कहता है, लेकिन तुम सिर्फ और सिर्फ फेक हो। जिमी कहता, अच्छा तो मुझे फेक कहने वाले तुम कौन होते हो? हम लोग देखते हैं वहाँ पे डार्क माना की बाढ़ आ जाती है, तभी उसमें से हेल्डम उड़ते हुए बाहर निकल जाता है। हम लोग देखते हैं उसका बैरियर काफी जगह छिद चुका होता है। वो बस यही सोच रहा होता है ये आखिर ये कौन सा डार्क मैजिक है जो कि डिवाइनिटी की पावर्स को भी ब्रेक करता है, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं इससे नहीं जीत पाऊंगा, मुझे कोई मौका ढूंढना ही होगा। जिमी कहता, मुझे पता है तुम क्या सोच रहे हो, तुम मेरी वीकनेस ढूंढ रहे हो, है ना? लेकिन उसका कुछ भी फायदा नहीं है क्योंकि मेरी वीकनेस ही नहीं है। तभी वो एक स्पेल को कास्ट करता है, रेबेलियन अगेंस्ट डिवाइनिटी, जिसकी वजह से हेल्डम के पास से काफी सारे स्केल्टस निकलता है और उसको अपने हाथों में जकड़ लेता है। हेल्डम कहता, क्या नेक्रोमेंसी? तुम नेक्रोमेंसी का भी यूज करते हो? कितने घिनौने हो। जिमी उसके पास आते हुए कहता, मैं घिनौना? असलियत में घिनौना तुम्हारा गॉड है। हेल्डम कहता, तुम ये सब चीजें इस वजह से कह रहा हूँ क्योंकि तुम डिवाइन पावर से चलते हो। तभी जिमी एक स्पेल का यूज करता है, बहुत हुआ स्पिरिट स्वॉर्ड। तभी उसके ऊपर काफी बड़ा सा स्केल्टन सम्मन होता है और उसके पास एक डार्क मैजिक की स्वॉर्ड होती है। वो स्केल्टन हेल्डम के ऊपर स्वॉर्ड को चला देता है, उसकी बीम हेल्डम की तरफ बढ़ ही रही होती है, लेकिन तभी यह हेल्डम भी अपनी अल्टीमेट स्किल का यूज करता है, बटल अग्रेशन बर्सर्क, जिसकी वजह से जो स्वॉर्ड उसकी ओर आ रही होती है वो उसको 2 टुकड़ों में तोड़ देता है। वो कहता है, मुझे ऐसा लगा नहीं था कि मुझे ये पावर यूज करनी होगी, लेकिन अब मरो। जिमी अपनी स्वॉर्ड लेकर हवा में होता है, तभी वो वॉर्ड सेबर में अपने डार्कनेस को मर्ज करता है और हेल्डम के ऊपर अटैक कर देता है। हेल्डम भी उसके पास आ चुका होता है, लेकिन जैसे ही जिमी का अटैक उसके कनेक्ट होता है उसकी बॉडी 2 टुकड़ों में कट जाती है। तभी जिमी चुटकी बजाता है और एक और अटैक का यूज करता है, ब्लैक लाइटनिंग, और यह अटैक जैसे ही प्रीस्ट के कनेक्ट होता है उसकी बॉडी के सेल मरने लगते हैं। प्रीस्ट मरते हुए कहता है, नहीं मैं इतने आसानी से मर नहीं सकता। जिमी कहता, ओ तो तुमसे ऐसा किसने कहा कि मैं इस अटैक से तुम्हें मारने वाला था? तभी जिमी कर्स एम्प्लीफिकेशन का यूज करता है, उसकी पावर इतने ज्यादा होती है कि हेल्डम के आसपास एक डार्क मैजिक का डायमेंशन बनने लगता है। तभी वहाँ पे काफी बड़ा ब्लास्ट होता है और जैसे ही धुआं छटता है हम लोग देखते हैं हेल्डम उसके घुटनों में होता है। जिमी कहता, चलो अब मरने से पहले माफी मांग लो, साल से तुम्हारी मौत आसान हो जाए। हेल्डम धुएं मिलते हुए कह रहा होता, ये सब अभी भी खत्म नहीं हुआ है, फिर चाहे मैं मर ही क्यों ना जाऊं, लेकिन अब बहुत ज्यादा देर हो चुकी है। जिमी कहता, आखिर तुम्हारा मतलब क्या है? हेल्डम कहता, मेरे फादर का लॉयल सर्वेंट।
द डिवाइन पीस बसिलिक इस अर्थ में अपना पहला कदम रखने ही वाला है। तभी वहाँ भी कुछ दूरी पे एक मैजिक कास्ट होता है, जिसमें से एक बहुत ही बड़ा, हद से ज्यादा बड़ा बीस्ट सम्मान होता है। जिमी भी अपनी जगह पकड़े होकर ये सब चीजें देख रहा होता है। तभी सीन जाता है कुछ मिनट पास्ट में, जहाँ पर डेरियन का प्रीस्ट कोई रिचुअल कर रहा होता है एंड कह रहा होता है हारमोनियम में पिछले 5 साल से बिस्ती हुई लाशें और हेड्रम के द्वारा इंस्टॉल्ड 6 होली आइटम्स। मैं इन सभी को फाउंडेशन मानते हुए गॉड की माइटियस्ट क्रिएशन को अर्थ में सम्मान करता हूँ। बसिलिस्क, मैं तुम्हें सम्मान करता हूँ। प्लीज पीरो और जेनिथ को हराने में हमारी मदद कीजिए। हम लोग देखते हैं वहाँ पे बहुत ही बड़ा स्नेक सम्मान होता है, जिसके की पंख भी होता है एंड वो इतना ज्यादा बड़ा होता है कि वो दूर दूर से भी दिख रहा होता है। बच्चे भी उसको देखकर चौंक जाता है। एंडी कहता है अब आखिरकार ये इतना बड़ा स्नेक कहाँ से आ गया, और स्नेक के पंख कब्जे होने लगे हैं। तभी वहाँ पे जिम भी नियो को लेकर आ जाता है। नियो कहता है ओह हेनरी, मैं खुश हूँ कि तुम बिल्कुल सही सलामत हो, लेकिन मुझे पता नहीं था कि तुम लॉर्ड जिमी के टीम के साथ हो। हेरा कहती है वो सब तो ठीक है, बट आखिर तुम कौन हो, क्योंकि तुम देखने में तो नोबल लगते हो। एंडी कहता ये हमारे साथ है और इसे डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोगों को कभी भी धोखा नहीं देगा। जिन कहता तुम लोगों को जो भी बकबक करनी है वो थोड़ी देर बाद कर लेना, क्योंकि ये जो बीस्ट है ये बहुत ही ज्यादा डेंजरस है। लेनिन कहता वो सब तो ठीक है, लेकिन आप कौन हो और आपने ये अजीब सा मास्क क्यों लगाया है। जिन कहता ओ तो तुम लोग जिमी वेल्टन के अप्रेंटिस हो। वो लोग हैरान हो जाते हैं कि जिन जिमी को जानता है। एंड कहती है लेकिन अभी वो है कहाँ, क्या वो सेफ है। जिन कहता वैसे वो शायद से वही होगा जहाँ पे वो जायगेंटिक सरपेंट है। बच्चे कहते हैं क्या, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, मास्टर को भी उससे फाइट करने में काफी ज्यादा मुश्किल होगी। हम लोगों को उनकी मदद करनी चाहिए। लेकिन तभी हेरा काफी दिमाग वाली बात कहती है अगर एल्डर जिमी को इस सरपेंट के सामने दिक्कत होगी तो फिर तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ उनके रास्ते में ही आएंगे। इसी वजह से हमें अपने सर्वाइवल पे ही ध्यान देना चाहिए। जिन कहता हैंडी तुम इन लोगों का ध्यान रखना, अगर जिमी सरपेंट का मुकाबला अकेले ही करें तो शायद से उसको दिक्कत हो सकती है, लेकिन अगर हम दोनों मिलकर सरपेंट का सामना करें तो बात कुछ और ही होगी। मुझे नहीं पता कि इस फाइट का अंजाम क्या होगा, तो सब लोगों को यहाँ से लेकर कहीं दूर निकल जाओ। नियो कहता लेकिन सर जिन आपका क्या। जिन कहता तुम्हें सिर्फ और सिर्फ अपनी ही लाइफ के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि इस किंगडम के फ्यूचर तुम्हारे ऊपर ही टिका है। देन वो वहाँ से चला जाता है और तभी सीन शिफ्ट होता है। हम लोग देखते हैं बसिलिस्क को, जो कि आसमान की ऊंचाइयों में उड़ रहा होता है। उसको नीचे से जिमी देख रहा होता है। वो कहता जब मैंने 60,000 साल पहले बसिलिस्क को देखा था तो वो अभी से बहुत ही ज्यादा बड़ा हुआ करता था, लेकिन अब ये छोटा क्यों हो गया। लेकिन चाहे वो छोटा ही हो फिर भी मुझे उसे इतने हल्के में नहीं लेना चाहिए। हम लोग देखते हैं बसिलिस्क अपने मुंह में माउथ पेन बना लेता है और जिमी के ऊपर फायर कर देता है। तभी हम लोग देखते हैं जिमी को, जो कि कुछ पावर अप करता है और उसकी बॉडी में मार्क आने लगता है। उसके अंदर से इमेंस ऑरा निकल रहा होता है और उसने ये नई फॉर्म अनलॉक की होती है, जिसका नाम होता है सुप्रीमेसी। और हाँ, इसको कोई कमेंट सेक्शन में सुगना की कॉपी नहीं कहेगा। जैसे ही बसिलिस्क उसकी फॉर्म देखता है वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है एंड एक स्पेल को कास्ट करने लगता है, जिसकी वजह से डियाब्लो की ओर काफी सारी एनर्जी बॉल्स बढ़ने लगती हैं। लेकिन वो अपनी स्वॉर्ड को निकालता है और ठंडे स्लैश का यूज करता है, जिसकी वजह से सारी बॉल्स हवा में ही फूट जाती हैं। बसिलिस्क का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ चुका होता है एंड वो अपने मुंह में फायर इकट्ठा करने लगता है। जिमी का अटैक बनाते हुए कहता प्लीज अब मुझसे ये मत कहना कि तुम पहले से इतने ज्यादा कमजोर हो चुके हो। तभी वो बसिलिस्क के मुंह पे काफी बड़ी एनर्जी पे मार देता है एंड जैसे ही धुआं छड़ता है हम लोग देखते हैं बसिलिस्क को, जो कि जमीन पे ढेर पड़ा होता है, लेकिन अभी भी वो मरा नहीं होता। उसके मुंह को चीरते हुए 2 हाथ निकलता है और उसमें से निकलता है असली बसिलिस्क, या फिर हम लोग कह सकते हैं बसिलिस्क की ह्यूमनॉइड फॉर्म। वो बहुत ही ज्यादा हैरान होता है और सोच रहा होता है इसने सिर्फ और सिर्फ एक ही अटैक से गॉड की प्रोटेक्शन को तोड़ दिया। आखिरकार ह्यूमन रेल्म में कोई ऐसा इंसान कैसे हो सकता है जो कितनी ज्यादा पावर पोजेस करता हूँ। डियाब्लो कहता है मुझे लगा ही था तुम इस अटैक को सर्वाइव कर लोगे। तभी बसिलिस्क को गुस्सा आता है एंड उसकी पीठ से काफी सारे स्नेक्स निकलते हैं और वो बहुत ज्यादा बड़े होकर डियाब्लो को अटैक करने के लिए चले जाता है। तुम नीच इंसान, हम मरो। बट डियाब्लो अपनी स्वॉर्ड निकालता है और काफी मजे से सबकी मुंडियां उड़ा देता है। बसिलिस्क कहता है इम्पॉसिबल। तभी डियाब्लो एक और अटैक चार्ज करता है और उसको बसिलिस्क के ऊपर मार देता है, जिसकी वजह से वहाँ पे बहुत ही ज्यादा बड़ा ब्लास्ट होता है और बहुत ही बड़े सिमर मतलब सच में बहुत बड़ा। लेकिन बसिलिस्क उसके अटैक से किसी तरीके से बच चुका होता है और वो यहाँ से भागने के बारे में सोच रहा होता है। डियाब्लो चुटकी बजाते हुए कहता है इतनी जल्दी नहीं। डायमेंशनल वॉल ये एक रैंक 9 का स्पेल है, जो कि एक एरिया को पूरी तरीके से आइसोलेट कर देता है और एक नया डायमेंशन ही बना देता है। और इससे पहले बसिलिस्क यहाँ से निकल पाता वहाँ पे डायमेंशन पूरी तरीके से बन चुका होता है। हम लोग देखते हैं बसिलिस्क बैठा होता है अपने घुटनों में एंड उसके पास में खड़ा होता है डियाब्लो। वो अभी भी बकबक कर रहा होता है कि तुम सिर्फ और सिर्फ कीड़े हो। डियाब्लो कहता है खेलने का टाइम अब खत्म हो चुका है और अब टाइम है तुम्हारे मरने का।
फ्लैट लक्स। ये अटैक उस लाइट से बना है जिसको कि ब्लैक के ट्रांसफॉर्मेशन के टाइम पे डियाब्लो ने पकड़ा था। जैसे ही वो अटैक बजलिस के कनेक्ट होता है, चारों तरफ से ज्यादा रोशनी फैल जाती है। हम लोग देखते हैं बजलिस को, जिसने कि हालांकि इस अटैक को सर्वाइव कर लिया होता है, लेकिन उसके बॉडी में हद से ज्यादा डैमेज पहुंचा होता है। उसको बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा होता है, लेकिन साथ ही में उसको ये चीज समझ में नहीं आ रही होती कि एक इंसान इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है, फिर चाहे उसने सुप्रीमेसी की फॉर्म अनलॉक कर ली हो, लेकिन वो मेरे ऊपर इतना डैमेज कैसे कर पाया। डियाब्लो कहता, वैसे तुम मुझे ये बताओ कि तुम मर्द में इतनी छोटी फॉर्म के साथ क्यों आए हो। बजलिस कहता, तुम तुच्छ इंसान, तुम क्या मुझे नीचा दिखा रहे हो, अपनी औकात मत भूलो। डियाब्लो कहता, औकात? हाँ चलो अब तुम मुझे ये बताओ, तुम कितनी बार मरने के बाद जिंदा हुए हो। जहाँ तक मुझे याद है मैंने तुम्हें कम से कम 300 बार तो मारा ही है। बजलिस को जिमी के अंदर डियाब्लो की प्रेजेंस सेंस होने लगती है। वो कहता, क्या ऐसा नहीं हो सकता, डियाब्लो वॉल पर तो वॉइड में कैद था, या तुम ऐसा कोई हो जिसके पास कहीं से डियाब्लो वॉलपेपर की पावर आ गई है। डियाब्लो कहता, हो भी सकता है, लेकिन मैं काफी ज्यादा खुश हूँ कि तुम मेरे लास्ट अटैक से मारे नहीं, क्योंकि तुम 12 आवर्स के काफी ज्यादा वफादार हो, तो फिर तो तुम्हें हिडन ट्रुथ के बारे में काफी कुछ पता होगा। बजलिस कहता, मैं तुम्हारे सामने अपना मुंह नहीं खोलूंगा। डियाब्लो उसके सर में हाथ रखते हुए कहता, तुमसे किसने कहा कि तुम्हें मुंह खोलने की जरूरत है, तुम्हें कुछ भी नहीं करना है, जो कुछ भी करेगा वो हूँगा मैं। माइंड कोलैप्स। बजलिस कहता, इन सब का कोई भी फायदा नहीं है, क्योंकि गॉड डेरियन ने मेरे ऊपर एक सील लगाई है। डियाब्लो सोच रहा होता, अगर ऐसी बात है तो मुझे अपनी और भी ज्यादा रैंक की पावर लगानी होगी, और उसके बाद मेरी बॉडी में बहुत ही ज्यादा स्ट्रेन पहुंचेगा। वो ऐसा ही करता है। हम लोग देखते हैं उसके मुंह से खून निकल रहा होता है, लेकिन वो डेरियन की शील्ड को तोड़ने में कामयाब हो जाता है। तो अब मुझे बताओ वो सब कुछ जो तुम फॉरगॉटन हिस्ट्री के बारे में जानते हो। डियाब्लो वॉलपेपर की डेथ के बाद हजारों सालों तक क्या हुआ, बजलिस कंट्रोल शेड में बताने लगता है। जब हम लोगों ने डियाब्लो वॉलपेपर को सील कर दिया तो उसके बाद, लेकिन इससे पहले कि वो ज्यादा कुछ बोल पाता, उसको हद से ज्यादा पेन होने लगता है और उसकी बॉडी फूल जाती है, जो कि गॉड्स के स्पेल का ही कमाल है। डियाब्लो कहता, ये गॉड्स यही सब करने में तो आगे हैं, मुझे इससे ज्यादा उम्मीद रखनी नहीं चाहिए थी। अब मुझे खुद ही मेहनत करके 12 गॉड से फॉरगॉटन हिस्ट्री के बारे में जानना होगा। हालांकि अभी मुझे ज्यादा कुछ नहीं पता चला, लेकिन फिर भी मैंने बजलिस को मार दिया है, तो उसे डेरियन की पावर में काफी ज्यादा चोट तो पहुंची है। हालांकि उसको पता चल जाएगा कि बजलिस अब नहीं रहा, लेकिन उसको कभी भी पता नहीं चलेगा कि इसके पीछे मैं हूँ, और ये सब हुआ डायमेंशन वॉल की वजह से। तभी वो चुटकी बजाता है और डायमेंशन वॉल को हटा देता है। तभी उसके पीछे से एक आवाज आती है, जिमी वेल्टन, आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है? वो डार्क स्पीयर कैसा था और वो अचानक से गायब कैसे हो गया, और आखिरकार वो बड़ा सा सरपेंट कहाँ है? जिमी कहता, मैं तुम्हें ये सब चीजें बता दूंगा, लेकिन अभी मुझे सोना है। और तभी वो गहरी नींद में चला जाता है। कुछ टाइम बीत जाता है। हम लोग देखते हैं डेरियन के प्रीस्ट को, जिसको कि खून की उल्टियां हो रही होती हैं, और उसको ये चीज समझ में नहीं आ रही होती कि उसका कनेक्शन बजलिस के साथ कैसे टूट गया। आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है? क्या वो उस लाइट की वजह से? वो एक बहुत ही ज्यादा मैसिव पावर थी, लेकिन मेरे ख्याल से वो भी बजलिस के संबंधी को रिवर्स नहीं कर सकते। मेरे ऊपर बहुत ज्यादा डैमेज हो चुका है, तो मुझे हेडक्वार्टर्स में वापस चले जाना चाहिए। तभी वहाँ पे किसी की आवाज आती है, तुम कहीं जा रहे हो क्या? एंड ये होता है जिन। प्रीस्ट उसे पहचान लेता है। जिन कहता, क्या तुमने मुझे पहचान लिया? प्रीस्ट कहता, हम लोग अपने हर एक दुश्मन का खबर रखते हैं, और मैंने ये भी सुना है कि तुम रियो से हो, जहाँ पर स्वॉर्ड मास्टर को ट्रांसेंडेंट वॉरियर कहा जाता है। एक्चुअली वो उसको अपनी बातों में लगाया होता है और एक हाथ से अपने अटैक को चार्ज कर रहा होता है। जैसे उसको मौका मिलता है वो अटैक को लेकर उसके ऊपर चार्ज कर देता है। जिन अपने स्वॉर्ड में हाथ रखता है और पलक झपकते उसके 2 टुकड़े कर देता है। देन वो कहता है, तुम्हारी ये खबर गलत निकली। हमारी लैंड में स्वॉर्ड मास्टर्स को ट्रांसेंडेंट वॉरियर नहीं कहा जाता, बल्कि उनको कहा जाता है पीक वॉरियर्स। वो जो ट्रांसेंडेंट होता है वो पीक वॉरियर से सुपीरियर होता है। मुझे उम्मीद है कि जब तुम हेल में होगे तब तुम ये बात नहीं भूलोगे। तन हम लोग देखते हैं जिमी को, जो कि अपनी नींद से उठ चुका होता है। वो सोच रहा होता, मैंने काफी सारे रैंक लाइन के स्पेल कास्ट कर दिए थे, इसी वजह से मेरी बॉडी में बहुत ज्यादा स्ट्रेन पड़ गया था, और तो और मैंने मिस्टिक लाइट का भी यूज किया, लेकिन मैं खुशनसीब था कि बजलिस अपनी फुल पावर के साथ अर्थ में नहीं आया। वो जो उसकी पावर थी वो उसकी रियल पावर के सिर्फ और सिर्फ एक फ्रैक्शन ही थी। और मुझे ये फाइट से एक और चीज पता चली कि ये जो मिस्टिक लाइट है ये डिवाइन पावर्स के अगेंस्ट बहुत ही अच्छे से काम करती है, लेकिन फिर भी मैं मिस्टिक लाइट के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जान पाया। ब्लैक भी 5 साल पहले सो गया था, तब से वो उठा ही नहीं। अगर अभी ब्लैक मेरा साथ दे रहा होता तो मैं मिस्टिक लाइट के बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन निकाल पाता। तभी वहाँ पे एन आ जाती है, मास्टर आप उठ गए, और बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है क्योंकि वो पिछले 3 दिनों से
नहीं उठाता। जिमी कहता क्या 3 दिन? एन कहती है हाँ रुकिए मैं कुछ लोगों को लाती हूँ जो कि आपको ये सब चीजों के बारे में ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे। एंड वहाँ पे लेनन हेरा के साथ में नियो और हेनरी भी आ जाता है। जिमी सबसे कहता है मैं पूरी तरीके से ठीक हूँ, इसी वजह से किसी को भी मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है। हेरा कहती है मुझे खुशी है कि आपको कुछ भी डैमेज नहीं हुआ है। जिमी कहता हाँ अब तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, वैसे मैंने तुम्हारे पास बच्चों को छोड़ दिया था तो वो तो तुम्हारा खून ही पी गए होंगे। हेरा कहती है नहीं ऐसी बात नहीं है, बल्कि उन लोगों ने तो मेरी मदद की। जिमी ने जो कुछ भी हारमोनिया के लिए किया है उसके लिए नियो उसको शुक्रिया अदा करता है। जिमी कहता एक सेकंड अब तुम मेरे सामने सर नहीं झुका सकता क्योंकि अब तुम इस किंगडम के राजा बनने वाले हो। हेनरी भी खुशी खुशी आगे आता और जिमी से हाथ मिलाने लगता। वो कहता है मेरा नाम है हेनरी, वैसे आपके स्टूडेंट ने मेरी बहुत ज्यादा मदद की है, या फिर मैं ये भी कह सकता हूँ उन्होंने मेरी जान बचाई है। जिमी कहता नहीं आप लोगों ने मिलकर ही काम किया है, तो मैं भी मेरे स्टूडेंट की प्रोटेक्शन के लिए आपको थैंक्स बोलता हूँ। अच्छा मुझे ये बताओ तुम नियो के बारे में क्या सोचता हूँ? हेनरी कहता वो एक बहुत ही बढ़िया लीडर बनेगा, वो लोग नियो की ऐसी तारीफ करते रहते हैं जिसकी वजह से वो थोड़ा शर्मा भी रहा होता है। जिमी कहता मुझे नियो से अकेले बात करनी है, सो प्लीज बाकी लोग यहाँ से चले जाएं। सब लोग वहाँ से चले जाता है। जिमी कहता तो बताओ नियो अब तुम इस किंगडम को कैसे चलाओगे? नियो कहता पहले मैं यहाँ से करप्शन को खत्म करूंगा और फिर उसके बाद गरीबों की मदद करूंगा। जिमी कहता वैसे तुम एक चीज ध्यान रखना, किंगडम ऑफ सेल्डम तुम लोगों की पूरी तरीके से मदद करेगा और हारमोनिया को उसकी ग्लोरी वापस दिलाएगा। नियो सोच रहा होता कि ये सेल्डम का स्टार्टिंग से ही प्लान था, अगर मैं उन लोगों से मदद लूंगा तो हमारा किंगडम उन्हीं पे डिपेंड हो जाएगा और फिर वो लोग हमारे इंटरनल मैटर में भी इंटरफेरेंस करेंगे। जिमी कहता हालांकि सेल्डम तुम लोगों की मदद जरूर करेगा, लेकिन तुम्हारे जितने भी अंदरूनी मामले होंगे सेल्डम अपनी टांग उसमें नहीं अड़ाएगा और इसी वजह से तुम पूरी तरीके से बेफिक्र रहो। लेकिन अगर तुम हारमोनिया को वापस से पहली ग्लोरी नहीं दिला सके तो तुम जानते ही हो तुम्हारे साथ क्या होगा। नियो कहता मैं अपना बेस्ट दूंगा और मैं आपको बिल्कुल भी निराश नहीं करूंगा। देन वो लोग आपस में हाथ मिलाता है। अब बहुत टाइम बाद जिमी को अकेले टाइम मिला है तो वो मेडिटेशन करने लगता है, लेकिन ये टाइम भी ज्यादा देर तक नहीं टिकता। वो उसका गेट खटखटाता है। जिमी कहता अरे यार अब ये कौन आ गया, आओ मरो आके अंदर। ये होता है जिन। जिन कहता क्या तुम्हें बड़ों से बात करने की तमीज नहीं है? जिमी कहता सच में? तो क्या तुम यहाँ पे मुझे लेक्चर देने आए हो? जिन कहता नहीं मैं तो मजाक कर रहा था। जिमी पूछता वो सब तो ठीक है लेकिन तुम यहाँ पे आए क्यों हो? जिन कहता मुझे कुछ सवालों के जवाब चाहिए। जब तुम डार्क स्फीयर के अंदर बजलिक से लड़ रहे थे तो मैंने एक इंटेंस लाइट का बस देखा और उससे ज्यादा तेज लाइट मैंने अपनी जिंदगी में कभी भी नहीं देखी, तो क्या तुम मुझे ये बता सकते हो कि वो चीज क्या थी? जिमी कहता वो एक मेरा इनकम्प्लीट रैंक 9 का स्पेल था जिसे कहते हैं फ्लैट लक्स। जिन कहता क्या रैंक 9? मुझे तो पहले सिर्फ शक था, लेकिन क्या तुम उस लेवल पे पहुंच चुके हो जहाँ पर सारे मेज पहुंचने के सपने देखते हैं और वो लेवल ह्यूमंस के औकात के बाहर है। लोगों को जैसे ये बात पता चलेगी तो इसने उसके वजह से पूरी दुनिया में हड़कंप मच जाएगा। जिमी कहता और मुझे ये उम्मीद है कि तुम ये चीज किसी को भी नहीं बताओगे क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये अभी सही टाइम नहीं है। वो सोच रहा होता इस दुनिया में जब भी रैंक 9 में आता तो तुरंत ही उसके साथ साथ उसके सारी रिकॉर्ड्स का भी सफाया कर दिया जाता है और ये सब करते हैं 12 गॉड्स। वो ये चीज इस वजह से करता है क्योंकि उनको ये डर है कि इस दुनिया में वापस से एक डियाब्लो वॉल पर खड़ा ना हो जाए, क्योंकि डियाब्लो वॉल पे 12 गॉड्स के लिए एक नाइटमेयर है जो कि उनको अंदर तक कपकपा देता है। मुझे तब तक अपनी अपीयरेंस को छुपाना चाहिए जब तक मैं इतना पावरफुल ना हो जाऊं कि मैं एक ड्रैगन को हैंड टू हैंड कॉम्बैट में हरा सकूं। जिन कहता अच्छा तब तुम क्या करोगे अगर मैं ये तुम्हारी बात दुनिया में फैला दूं? जिमी कहता अगर ये होता है तो हम दोनों में से एक का मरना तय है और तुम्हें अच्छे से पता है कि वो कौन होगा। जिन कहता हाँ मैं समझ गया। जिमी कहता वैसे तुम हो कहाँ से, क्योंकि तुम्हारा पहनावा बहुत ही ज्यादा अलग है। जिन बताता है कि वो है रियो से। रियो एक ऐसी जमीन है जिसमें मैजिक नहीं है, लेकिन यहाँ के लोग ऐसे वेपन्स बनाते हैं जो कि हद से ज्यादा एडवांस्ड हैं और वहाँ पे मेजेस की जगह शमन्स हैं जो कि स्पेल को कास्ट करने के लिए इंचांटेशन को पढ़ते हैं। जिमी कहता ओ तो क्या रियो में सबके सब लोग तुम्हारे जितने पावरफुल हैं? जिन कहता नहीं, अगर हमारे यहाँ सारे लोग पीक वॉरियर्स होंगे तो हम लोग तो अब तक पूरे के पूरे कॉन्टिनेंट को ही जीत चुके होते हैं। रियो में मोस्टली लोग समन्स हैं एंड वो यहाँ के मैजिक यूजर से कमजोर हैं। जिमी कहता क्या पीक वॉरियर्स? सो तुम्हारी जमीन में स्वॉर्ड मास्टर्स को ये कहा जाता है? जिन कहता है हाँ, और हमारे यहाँ तो और 3 रैंक एग्जिस्ट करती हैं। पहले आता है पीक, फिर आता है ट्रांसिडेंट, उसके बाद आता है अनरेस्टोरेंट रैंक और फिर जो सबसे ज्यादा सुपीरियर होता है उसको कहते हैं प्रोफाउंड रैंक। जिमी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। वो यही सोच रहा होता है कि अगर पीक वॉरियर स्वॉर्ड मास्टर्स हैं तो ट्रांसिडेंट और ग्रैंड मास्टर होंगे, और अगर ऐसे ही देखा जाए तो इस देश में तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल लोग मिल सकते हैं। जिन कहता देखो लियोनिया और रियो में अलग तरीके से रैंकिंग होती है और वो पूरी दुनिया से अलग है, जिसको कि एक्सप्लेन करना काफी ज्यादा मुश्किल है, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि वो जो रियो के ट्रांसिडेंट वॉरियर होता है अगर दोनों मिलकर साथ में इज्जत से लड़े तो वो उसको
को टक्कर दे सकता है और इस फ्रंटियर के लीडर हैं जो कि ग्रैंड मास्टर के लेवल पे पहुंच चुकी हैं। जिमी कहता ओ तो तुम्हारा मतलब ये है कि जो स्वॉर्ड मास्टर ग्रैंड मास्टर बनने वाले होता है उनको कहा जाता है ट्रांसेंडेंट वॉरियर, जो कि स्वॉर्ड मास्टर से पावरफुल होता है और ग्रैंड मास्टर से थोड़े से कमजोर। जिन कहता है हाँ सही कुछ। जिमी सोच में पड़ जाता है क्योंकि उसको ये सब रैंकिंग देखकर पिछले जन्म की एक इंसान की याद आ गई है, लेकिन उसका नाम क्या था? वो था द स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्ड मास्टर, जो कि कम से कम अंडरस्टैंड लेवल का था। वो जिन से पूछता क्या रियो में ऐसा कोई है जो कि अंडरस्टैंड लेवल पे पहुंच चुका है? जिन कहता नहीं, वो जो लास्ट वॉरियर इस लेवल पे पहुंचा था वहां से सैकड़ों साल पहले ही मर गया था और उसके बाद में कोई भी इतना पावरफुल नहीं हो सका। हालांकि उसका फर्स्ट टाइम अननोन था, लेकिन लोगों को उसका सरनेम याद है जो कि था चियोक। जिमी जैसे उसका सरनेम सुनता है वो चौंक जाता है क्योंकि उसकी पिछली लाइफ में उस इंसान को ये चीज पता चल गई थी कि मैं स्ट्रॉन्गेस्ट मेज हूँ। इसी वजह से वो मुझे इस पारी के लिए चैलेंज दिया था और उसका फैमिली नेम था चियोक। हाँ, अब मुझे उसका फर्स्ट नेम भी याद आ गया जो कि था जंग योंग। हालांकि मैं उससे जीत तो गया, लेकिन इतनी ज्यादा आसानी से नहीं क्योंकि उसने मुझको बहुत ही अच्छा चैलेंज दिया था। उसे ने मुझे शॉर्ट के बारे में कुछ चीजें बताई थी जो कि मैं आज तक यूज करता हूँ, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि उसका फैमिली नेम अभी तक एग्जिस्ट करता है। वो जिनसे पूछता है क्या तुम्हारे यहाँ बहुत सारे लोग हैं जिनका सरनेम चियोक है? जिन कहता है नहीं, वो अभी भी है तो, लेकिन वो काफी कम है। जिमी कहता है मुझे ये सब बताने के लिए थैंक यू और अब मैं रियो जाना चाहता हूँ। जिन कहता है जैसे यहाँ पे शांति हो जाती है मैं तुम्हें अपने साथ ही रियो ले जाऊंगा, लेकिन अगर कहीं जाने की बात छेड़ी गई है तो तुम फ्रंटियर के हाइड आउट क्यों नहीं जाता? जिमी कहता है अगर तुम ये सोच रहे हो कि तुम मुझे फ्रंटियर में शामिल कर लोगे तो तुम बहुत ज्यादा गलत हो। जिन कहता नहीं, तुम बिल्कुल गलत समझ रहे हो। मैं बस ये सोच रहा था कि अगर तुम मोइसेस से मिलो तो ये बहुत ही ज्यादा अच्छा रहेगा। वैसे मैं यहाँ से अगले हफ्ते ही निकल रहा हूँ तो मुझे उससे पहले ही डिसाइड करके बता देना। जिमी कहता ठीक है, मैं इसके बारे में सोचूंगा। देन जिन वहाँ से चला जाता है और जिमी बस यही सोच रहा होता कि क्या उसे फ्रंटियर के हाइड आउट में जाना चाहिए। देन सीन शिफ्ट होता है सेल्डम में, जहाँ पर किंग के पास एक आदमी न्यूज लेकर आया होता है। वो बताता है हारमोनिया में जितने भी करप्टेड लोग थे उन सभी को मार दिया गया है। वो जो पहले का किंग था उसका भी खात्मा कर दिया गया है और अब जो वहाँ का नया किंग बनेगा वो होगा नियो बैटल। किंग पूछता अच्छा लेकिन टेरियन चर्च का क्या हुआ? वो बताता उनकी तरफ से कोई भी स्टेटमेंट नहीं आई है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि वो जो बाकी के ऑर्डर्स हैं वो उसके ऊपर दबाव बनाएंगे, क्योंकि हालांकि जो भी 12 ऑर्डर्स हैं वो सभी के सभी अपने रिलीजन को काफी ज्यादा स्प्रेड करना चाहते हैं, लेकिन उनके बीच में एक रूल भी है कि कोई भी ऑर्डर डायरेक्टली पॉलिटिकल चीजों में इन्वॉल्व नहीं होगा और डेरियन ने ये रूल तोड़ा है तो बाकी ऑर्डर्स उसको संभाल लेंगे। किंग कहता चलो जो भी हो, जिमी ने बहुत अच्छा काम किया। हालांकि उसके कंधों पे बहुत ही ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, उसके बाद भी उसने मेरी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा ही किया है। वो बंदा बताता हाँ वो लॉर्ड जिमी ही थे जिसने कि वहाँ के सबसे पावरफुल एनिमी को हराया था। किंग कहता हाँ ये बच्चा तो कमाल का है और इसी की ही बदौलत हम लोगों को एक और नया एलाइनेशन मिल गया। वो बंदा कहता है वैसे हाँ, लॉर्ड जिमी ने आपके लिए कुछ मैसेज भेजा है। जब किंग उसको पढ़ता है तो वो हैरान हो जाता है क्योंकि उसमें सिर्फ यही लिखा होता है कि वो घूमने जा रहा है। किंग कहता है क्या इसने सिर्फ यही लिखा है? वो बंदा कहता है हाँ, लॉर्ड जिमी ने जो भी कुछ भेजा मैंने आपको डिलीवर कर दिया। उसमें लास्ट में एक स्पेल भी लिखा होता है जिसके बारे में ये लिखा होता है कि अगर कोई इमरजेंसी का सीन होता है तो किंग जिमी को इसका इस्तेमाल करके बुला सकता है। किंग जैसे उस स्पेल को पढ़ता है वहाँ पे एक चिड़िया समान होती है और तभी आता है जिमी का नरेशन जिसमें वो बताता है कि एक हफ्ता बीत चुका है और अब हारमोनिया में ज्यादातर चीजें ठीक हो चुकी हैं। जो भी करप्टेड नोबल्स था उन सभी को मार दिया गया और उनके पैसे जब्त कर लिए गए। फिर उन्हीं पैसों से गरीबों की मदद की गई। धीरे धीरे करके सबकी जिंदगी सुधरने लगी। हम लोग देखते हैं एनो लेनन को, जहाँ पर वो लोग भी यही बात कर रहे होता है कि अभी सिर्फ एक ही हफ्ता हुआ है और ये देश तो बिल्कुल अलग ही लग रहा है। और मैंने तो ये भी सुना है कि अभी नियो पैडल के पास इतना ज्यादा काम है कि वो एक हफ्ते से ढंग से सो भी नहीं पाए हैं। हरा कहती है लेकिन वो पक्का किंगडम की प्रोग्रेस से खुश होंगे। तभी वहाँ पे हेनरी आ जाता है। उसने देश की आजादी के लिए जितना भी काम किया है उसी की वजह से उसको कैप्टन के नाइट्स का कमांडर बना दिया गया है। दोनों बच्चे बस यही कह रहे होता है कि वो इस आर्मर में बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है। हेनरी आजकल बहुत ही ज्यादा बिजी है तो जैसे उन लोगों से बात करने लगता है उसे कोई बुलाने लगता है जिसकी वजह से उसको वहाँ से जाना पड़ता है। जब सभी लोग उसको अलविदा कर रहे होते हैं तभी उन तीनों के पीछे जिमी आ जाता है जिनको गिलेरन देख नहीं पाता और इसी वजह से वो डर जाता है। वो भी लोगों से यही बातें करने लगता है कि हारमोनिया तो सिर्फ और सिर्फ एक ही हफ्ते में काफी ज्यादा बदल गया। वो लोग पूछते हैं वो सब तो ठीक है
लेकिन आप यहाँ क्या कर रहे हैं, क्योंकि आपको तो अभी रॉयल प्लेस में होना चाहिए था। जिमी कहता मैंने डिसाइड कर लिया है कि अब मुझे कहाँ जाना है। अब मैं जिन के साथ फ्रंटियर के हाइड आउट जाऊंगा। दोनों ही बच्चे हमेशा एक तरीके से जिद करने लगते हैं कि वो भी साथ चलेंगे, लेकिन जिमी उनको मना करते हुए पीछे ढकेल देता है और उनको एक वॉल में कैद कर लेता है। देन हेरा से कहता प्लीज इन बच्चों को ख्याल रखिएगा। हेरा पूछती है वो सब तो ठीक है, लेकिन आप कितने टाइम के लिए जा रहे हैं। जिमी कहता देखो कम से कम 1 महीना, और अगर मेरा वहाँ पे रुकने का मन कर गया तो 1 साल भी लग सकता है। हेरा कहती है लेकिन मुझे अपने ऊपर भरोसा नहीं है कि मैं इन बच्चों को अच्छे से ट्रेन कर सकती हूँ। मुझे नहीं पता कि मैं अच्छी मेंटोर हूँ भी कि नहीं। जिमी उसको किसी तरीके से कन्विंस कर लेता है। देन वो जैसे ही वॉल को हटाता है एंड वापस से जिमी के साथ चलने के लिए जिद करने लगती है। बट हम लोग देखते हैं इस बार थोड़ा कुछ अलग होता है। लेनन उसको रोकता है और समझाता है एंड अब बहुत हो गया, मुझे पता है चाहे जो हो जाए मास्टर हम लोगों को अपने साथ नहीं ले जाएंगे। सो मास्टर जिमी प्लीज अपना ख्याल रखना। फिर जिमी उनसे विदाई ले लेता है। चलो अब मैं चलता हूँ, फिर मिलेंगे सेल्डम में। देन वो जिन के साथ में हारमोनिया छोड़ के चला जाता है। जिमी पूछता है वैसे जिन फ्रंटियर का बेस है कहाँ पे। जिन बताता है 6 फॉरबिडन वंडर्स में से एक टेम्पल ऑफ एब्रेक्सस में। ये एक बहुत ही बड़ा टेम्पल है जो कि इस दुनिया के सबसे नॉर्थन छोर पे है, ग्रेट फॉरेस्ट ऑफ वेरिजार्ड के ऊपर। यहाँ पे ज्यादा ह्यूमन पॉपुलेशन नहीं है, इसी वजह से बहुत सारे प्लांट्स और खुखार मॉन्स्टर्स का घर है। जिमी कहता अच्छा तो इसे मेरा वहाँ पे इंतजार कर रही है। जिन कहता नहीं अभी नहीं, अगर मैं तुम्हें सच बताऊं तो इसे सुबेरल दोनों यहीं पे ही आए थे और फिर वो यहाँ पे कुछ दिन रुकने के बाद चले गए क्योंकि उनके पास जरूरी काम आ गया था। जिमी कहता ये कौन सी बात हुई, तो तुम्हारा मतलब ये है कि मैं फ्रंटियर के बेस चला भी जाऊं फिर भी मैं इससे नहीं मिल पाऊंगा। जिन कहता नहीं ऐसा नहीं है, जहाँ तक मुझे पता है हम लोगों के बेस में पहुंचने से पहले ही से वहाँ पे पहुंच जाएगी, और वैसे भी हमारे रास्ते में काफी जगह आएंगी तो वहाँ पर घूमना भी खराब प्लान नहीं है। तभी सीन चेंज होता है। हम लोगों को दिखाया जाता है एक विलेज जहाँ पर 2 बच्चों को बाकी गाँव के बच्चे बुली कर रहे होता है। वो उनके ऊपर पत्थर मारते हुए उनको डिमलचाट बुला रहे होता है। उनमें से जो छोटी बहन होती है वो बहुत ज्यादा डर रही होती है, लेकिन उसका भाई उसको प्रोटेक्ट कर रहा होता है। कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। वो बच्चे कहते हैं इनकी तरफ देखो, आखिरकार तुम्हें लग क्या रहा है, क्या अभी तुम्हारे फादर तुम्हें बचाने के लिए वापस आ जाएंगे, वही फादर जो तुम्हें छोड़कर चले गए थे। वैसे हाँ मैंने तो ये भी सुना है कि इन लोगों के फादर एक ठग थे। देन वो अपनी छोटी बहन को लेकर यहाँ से निकलने लगता है। वो बस यही सोच रहा होता है मुझे जल्द से जल्द बड़ा होना है ताकि मैं खूब सारे पैसे कमा सकूं और इस घटिया विलेज को छोड़ सकूं। देन हम लोग देखते हैं शाम हो चुकी होती है। जिमी और जिन भी इसी गांव में आराम करने के लिए आए होते हैं। वो लोग एक होटल के अंदर जाते हैं। जिन 2 रूम्स को बुक कर लेता है। होटल का जो मालिक होता है वो अपनी बेटी को इन लोगों को गाइड करने के लिए कहता है। थोड़ा टाइम बीत जाता है। हम लोग देखते हैं दोनों ही लोग खाना खा रहे होता है, लेकिन जिन भी मस्त करेक्टर बंदा होता है वो मास्क को बिना उतारे ही खाना खा रहा होता है। और एक थियरी ये भी है कि जिन असलियत में काकाशी है। जिमी नोटिस करता है कि उसके पीछे जो लोग बैठे होता है वो लोग किसी कर्ज के बारे में बात कर रहे होता है। जब से वो औरत उसके बच्चे इस विलेज में आए हैं तब से ये विलेज में अजीबोगरीब चीजें हो रही हैं। हम लोगों को उनको विलेज से बाहर खदेड़ देना चाहिए। दूसरी वेमन कहती है नहीं ये तुम्हारी गलत फहमी है, जरूरी थोड़ी है कि सारी चीजें उन्हीं की वजह से हो रही हो। वो बंदा कहता क्या बात कर रही हो, तुमने वो कहावत नहीं सुनी है क्या कि जितने भी डार्क मैस होते हैं वो बाहर से बहुत ही ज्यादा भोले लगता है। और ये बात जिमी के सीने में चुभ जाती है, जिसकी वजह से वो जो ड्रिंक पी रहा होता है वो उसके मुंह से निकलकर जिन के मुंह पे लगती है, जिसकी वजह से जिन पानी पानी हो जाता है। देन वहीं पर वो लड़की आती है। जिन उसको बियर का ऑर्डर दे देता। वो जिमी से पूछती है आपको क्या चाहिए। जिमी कहता है नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तुम मुझे ये बताओ कि आखिरकार ये लोग कौन से कर्ज की बात कर रहे हैं। वो लड़की बताती है वो लोग एक फैमिली की बात कर रहे हैं जिसमें एक मदर है और 2 चिल्ड्रन। ऐसा माना जाता है कि जब से वो फैमिली इस विलेज में आई है तब इसे इस विलेज में रोज एक स्पिरिट दिखती है, और अब तो उस फैमिली को कुछ गाँव वालों ने मिलकर इस विलेज से बाहर खदेड़ दिया, लेकिन उसके बाद भी स्पिरिट गायब नहीं हुई कि ये विलेज कष्ट है जिसकी वजह से यहाँ पे जल्दी बाहर वाले नहीं आता। वैसे आप लोग भी इस विलेज में ज्यादा दिन तक नहीं रुकिएगा क्योंकि किसी को नहीं पता कि कब क्या हो जाए। दिन कुछ टाइम बीत जाता है और रात हो चुकी होती है। जिम्मी सोच रहा होता है स्पिरिट हाँ, लेकिन अगर यहाँ पे स्पिरिट होगी तो मैं उसको सेंस कर सकता हूँ। दिन वो आंखें बंद करके पूरे गाँव का स्कैन मारने लगता है। उसको थोड़ी देर तक तो कुछ नहीं मिलता, लेकिन वो थोड़ी देर बाद सेंस करता है बहुत ही ज्यादा डार्क माना। जिम्मी कहता है वो तो ये अफवाह नहीं थी। थोड़ी देर में वो जगह पर पहुंच जाता है एंड आत्मा को ढूंढने लगता है। वो कह रहा होता है यहाँ का जो डार्क माना है वो बहुत ही ज्यादा डेंस है। इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही रीजन है कि ये जो यहाँ पर स्पिरिट है वो एक इविल स्पिरिट बन चुकी है जो कि ह्यूमंस को हार्म करती है। तब इसको एक जगह देखती है जहाँ पर काफी सारी डार्क एनर्जी होती है। जिम्मी उसी की ओर बढ़ने लगता है। वो स्पिरिट वहाँ पर उसको आखिरकार दिख ही जाती है। वो अपनी पावर्स का यूज करते हुए कहता है मुझे अपने मास्टर के पास ले चलो, उस नेक्रोमेंसर के पास जिसने तुम्हें समन किया है। बट वो स्पिरिट काउंटर अटैक मारने लगती है। जिम्मी कहता है ओ तो तुम ये भी कर सकते हो। मुझे तो ये लगा था कि वो जो आजकल के जमाने में नेक्रोमेंसर हैं वो सारे बेवकूफ हैं,
लेकिन चलो कोई बात नहीं, अगर तुम स्ट्रांग भी हो तो मेरी पावर तुमसे ज्यादा स्ट्रांग है। अब मेरे पास आओ। वो एक स्पेल का यूज करता है जिसकी वजह से वहाँ पे काफी सारे पोर्टल्स खुल जाते हैं एंड उसमें से निकलती हैं डार्क माना की चेन्स। सारी चेन्स उस स्पिरिट को काफी जोर से जकड़ लेती हैं। जिमी कहता, हाँ तुम नेक्रोमेंसी में अच्छे हो, लेकिन मैं वो हूँ जिसने नेक्रोमेंसी का क्रिएशन किया है। सो तुम मेरे सामने कीड़े से ज्यादा कुछ नहीं हो। वो जैसे इन सब चीजों की जड़ तक जाने की कोशिश करता है, उस स्पिरिट को उसका मालिक वापस बुला लेता है। जिमी कहता, ओ तो उसने अपना सामान को वापस बुला लिया, लेकिन ये सिर्फ तभी हो सकता है जब उसके लिए उसके सामान की लॉयल्टी बहुत ही ज्यादा हो। इंटरेस्टिंग। मुझे जिन से कहना पड़ेगा कि हम लोगों को इस विलेज में कुछ और रातों के लिए रुकना चाहिए। एंड ये एपिसोड खत्म होता है यहीं पर। बाकी तुम लोगों को क्या लगता है कि यहाँ पर नया नेक्रोमेंसर कौन आ गया है और जिमी की इसके साथ में जो भी मुलाकात होगी वो क्या रंग लाएगी? इसका तो खुलासा होगा अगले एपिसोड में। एम रखता हूँ 7K लाइक्स और 800 कमेंट्स का। चलो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। यू आर वॉचिंग एनिमे नेक्सस, साइनिंग आउट।